तलवार की चीख ऊपर उठी और मोती को ऐसा लगा जैसे वह बुद्धिमान हो गया हो और वह स्वयं पीछे हट गया। आकाश में गड़गड़ाहट हुई, प्रचंड हवाएं चीखने लगीं और विशाल चट्टानें खिसकने लगीं, जिससे विद्वान की तलवार की रोशनी अवरुद्ध हो गई तथा वह धीरे धीरे नष्ट होने लगी। प्रचंड हवा भूतों की तरह विलाप कर रही थी और गर्जनापूर्ण गड़गड़ाहट क्रोधित स्वर्गीय देवता की तरह थी। तूफान के बीच अनफेंग अपने हरे वस्त्र में अकेला खड़ा था, उसका व्यवहार बर्फ की तरह ठंडा था। युआन सी और वू चांगकिंग अभी भी दुनिया में फंसे हुए थे, उनकी स्थिति उनसे नीचे थी, इस समय वे कार्रवाई करने में असमर्थ थे। शायद इस आक्रोश के कारण कि विद्वान ने उनका रास्ता रोक दिया था। गड़गड़ाहट हुई, नदियों से भूमि उठी और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की सभी चीजों ने मास्टर यंग और मोती को अलग कर दिया, मानो वे गर्जना कर रहे हों, विनती कर रहे हों और उसे मनाने की कोशिश कर रहे हों, उसे शांत होने और इस शक्ति को स्वीकार करने का आग्रह कर रहे हों। मोती के कारण आध्यात्मिक आकर्षण की मूल बातें बनने लगी थीं। यह एक मौका था, यह एक मौका था। विद्वान का शरीर तनावग्रस्त हो गया, उसके अंदर एक अदम्य प्रलोभन महसूस हो रहा था, उसके चेहरे पर संघर्ष दिख रहा था। वह पहले से ही इस दुनिया के केंद्र में था, बाकी लोगों से अलग नहीं था, और जो कुछ वे महसूस कर सकते थे वह उसे और भी अधिक तीव्रता से महसूस करता था। एक सच्चा जीवित प्राणी बनने की लालसा। विद्वान की अभिव्यक्ति फटी हुई थी, फिर भी अनियंत्रित रूप से गहराई में उतरते हुए वह इस दुनिया को प्रभावित कर सकता था, और बदले में ये दुनिया भी उसे प्रभावित कर सकती थी, क्योंकि वे एक ही थे। उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी और उसके मन में यादें तेजी से पीछे की ओर उड़ने लगीं, मानो वह अपने अस्तित्व को इस संसार की प्रकृति में वापस लाना चाहता हो। युआन सी, वू चांगकिंग, अतीत के दृश्य। यादें पीछे लौट गईं, उसका चेहरा और अधिक मृत्युमय होता गया, जब तक कि अचानक उसने उस मूर्खतापूर्ण असाध्य युवा लड़के को नहीं देखा। उसके बगल में धीरे धीरे बढ़ रहा है, लड़खड़ा रहा है और लड़खड़ा रहा है, पराक्रम की ओर बढ़ रहा है। उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए आगे के रास्ते पर चल पड़े। लेकिन किसी वजह से लड़का धीरे धीरे दूर होता गया और अंततः अंधेरे में तलवारबाजों, भिक्षुओं और ताओवादियों से भरी जानी पहचानी मगर अजीब आकृतियों के एक समूह के साथ खड़ा हो गया। उनके बीच एक खाई थी। लड़का मुड़ा और आदरपूर्वक उसे प्रणाम किया, बिल्कुल उनकी पहली मुलाकात की तरह। मास्टर यंग, मैं विदा लेता हूँ, लड़के ने कहा। लड़के ने उसकी ओर देखा, रुका और धीरे से कहा, अलविदा। गड़गड़ाहट और खरोंच के बीच रक्त सागर ने मंथन किया, लड़के को अपने में बहा लिया, उसका परिचित साफ चेहरा तुरंत खून से लथपथ हो गया। मास्टर यंग की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उनके चारों ओर एक हल्की चरचराहट सी होने लगी। क्षण भर के लिए उसके चेहरे का भाव साफ हो गया और विद्वान ने धीरे से ऊपर देखा, उसकी आंखों में भ्रम का कोई निशान नहीं बचा था। अपने सामने स्वर्ग और पृथ्वी की अद्भुत घटनाओं को देखते हुए उसके मुंह के कोने धीरे धीरे सिकुड़ गए। एक विद्रोही ठंडी मुस्कान में इस समय क्रोधित हत्या का इरादा और बर्फ की तरह ठंडी तर्कसंगतता पूरी तरह से उभर आई। प्रलोभन से घायल गर्भ मौत के जाल में वांग इनफेंग की चिंता के साथ मिश्रित हो गया। इस समय उसे अचानक गंजे साधु द्वारा कही गई एक बात याद आ गई। हरे कमल के फूल की तरह लाल और सफ़ेद कमल के फूल पानी के ऊपर उगते हैं और पानी से अछूते पानी के ऊपर उगते हैं। इसी प्रकार तथागत भी संसार में जन्म लेते हैं और संसार के नियमों से अप्रभावित होकर इस संसार से चले जाते हैं। मैं इस संसार से विदा लेता हूँ, इसके भीतर नहीं। उसकी अभिव्यक्ति भयंकर थी, वह अपनी तलवार के साथ आगे बढ़ा। दुनिया उलट गई, विद्वान के सामने रुकावटें खड़ी हो गईं, क्योंकि उसके सामने हवा और बिजली, पहाड़, नदियाँ, स्वर्ग और पृथ्वी थे। इसलिए वहाँ हवा का बुझना, बिजली का उल्कापिंड, पहाड़ का फटना, पहाड़ का अलग होना, लहरों का कटना आदि थे। आकाश ढह गया, पृथ्वी विभाजित, सभी चीजें बर्बाद हो जाएंगी। तलवार की रोशनी बहुत ठंडी थी, जो बिना किसी हिचकिचाहट के उस मौके को ऊपर से काट रही थी। संयोगवश मूल रूप से स्थानांतरित किए गए पहाड़ों और नदियों को तोड़ दिया गया। हरे वस्त्र में विद्वान का चेहरा पीला था, उसकी आंखें तीखी और पैनी थीं। मुझे काटना, मुझे देखना है, मैं नहीं हूँ। डॉट 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 डॉट। डिंगवू शहर के अंदर वांग इनफेंग का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था, उसके विचार अस्तव्यस्त थे। जीवन और मृत्यु के बीच बहुत भय है। एक मध्य तृतीय श्रेणी के मार्शल कलाकार की हवा में चलने की क्षमता के साथ उसे केवल एक पल के लिए रुककर गोंग्यू के आगमन की प्रतीक्षा करनी थी। लेकिन एक 9वीं कक्षा के छात्र के रूप में एक क्रोधित 7वीं रैंक के मार्शल आर्टिस्ट का सामना करते हुए वह कितनी देर तक टिक सकता था। युवक लगभग कल्पना कर सकता था कि उसे हर संभव तरीके से यातना दी जाएगी। उसके कदम अनायास ही लड़खड़ा गए, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, उसकी सांसें तेज हो गईं, मानो कोई विशाल छाया उस पर छा गई हो जिसने सारी आशाएं समाप्त कर दी हों। यह उस समय से बिल्कुल अलग था जब उसने यी नानपिंग नाम धारण किया था या जब जियानफेंग ने उस पर घात लगाकर हमला किया था।
उस समय उनके पास कम से कम एक अंतिम उपाय तो था, शाओलिन पर वापस लौटें। लेकिन अब इस वास्तविक मौत के जाल ने उसे आतंक से भर दिया और इस क्षण उसका सामान्य धैर्य टूट गया। मानव स्वभाव से काले विचार भयावह भूतों की तरह बाहर निकल आए। एक और रास्ता था। युवक की आंखें आधी बंद थीं। उसे 7वें रैंक के मार्शल आर्टिस्ट का सीधे सामना नहीं करना था, बस समय की देरी ही काफ़ी थी। शहर में सैकड़ों सैनिक थे। बचाव करने वाला जनरल 8वीं रैंक का मार्शल आर्टिस्ट था और काउंटी मास्टर 9वीं कक्षा से ऊपर था, अभी 8वीं नहीं था। उसे क्रोधित करने के लिए, फिर अपनी रक्षा के लिए पूरे शहर का उपयोग करें। इससे पहले कि मार्शल आर्टिस्ट सभी का वध कर दे, गोंग यू निश्चित रूप से आ जाएगा। उस क्षण वह दावा करता था कि ये दूसरा व्यक्ति था जो पागल हो गया था और उसने बाकी सब चीज़ों को दूर धकेल दिया था। अपने हृदय में गहन चिंतन के साथ उसने अपनी आंखें खोलीं तो देखा कि सड़क पर सूरज की रोशनी पड़ रही है। बच्चे खेल के मैदान में दौड़ रहे हैं, राहगीर एक दूसरे का अभिवादन कर रहे हैं, परिवार की छोटी मोटी बातें करते पड़ोसी और यह परिचित दुनिया। युवक का हृदय नर्म पड़ गया। उसने अपना हाथ उठाया और धीरे से अपने माथे पर थपथपाते हुए खुद से फुसफुसाया, मैं ऐसी बातें कैसे सोच सकता हूँ? पहाड़ पर लौटने के बाद मुझे सजा भुगतनी पड़ेगी। अगर मैं बच गया तो? युवक ने ठहाका लगाकर हंस दिया और दूसरा तरीका अपना लिया। डॉट 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 डॉट। डिंगवू शहर के बाहर हालांकि सूरज चमक रहा था, लेकिन जैसे जैसे शाम होने लगी, हल्की बारिश शुरू हो गई। अचानक आसमान में एक चील की स्पष्ट चीख सुनाई दी, जब दूर से 2 चांदी के पंखों वाले उड़ते हुए चील दिखाई दिए। और भी आश्चर्यजनक था उनके ऊपर की आकृति, जो हर कदम पर लगभग 100 मीटर की छलांग लगा सकती थी। जमीन पर उतरने से ठीक पहले वह आकृति ऊर्जा इकट्ठा करती, उड़ते हुए चील की पीठ पर हल्के से पैर का अंगूठा छूती और फिर ऊपर उड़ जाती, मानो कोई स्वर्गीय अमर पक्षी हो। जैसे ही वह शहर में घुसने ही वाला था कि चीलें चीखने लगी, आदमी की हरकतें रुक गईं और उसकी नज़र नीचे के इलाके पर पड़ी। फिर वह अचानक सीधा नीचे झपटा और जोर से जमीन पर गिर पड़ा। जोरदार क्यूवी हवा के झोंके से उठी और उसके फड़फड़ाते कपड़ों की आवाज़ गुकिन की शांत ध्वनि से दब गई। वह व्यक्ति काले कपड़े पहने हुए था, उसका चेहरा प्राचीन लग रहा था और उसके माथे पर नील रंग का एक बिंदु था जो किसी दुष्ट आत्मा जैसा लग रहा था। उसकी आंखें धुंधली थीं, लेकिन अब वे अनिश्चितता के साथ शहर के द्वार की ओर देख रही थीं। नीले पत्थर पर नीले वस्त्र पहने एक युवक शांतिपूर्वक बैठा था। एक गुकिन अपने घुटनों पर टिका हुआ था और उसकी उंगलियां हल्के से तारों को छू रही थीं, जिससे स्पष्ट और मधुर संगीत उत्पन्न हो रहा था। क्या चल रहा है? युवक को वहां शांतचित्त बैठे देखकर हमलावर की हत्या की मंशा अचानक रुक गई। उसकी मूल योजना तो सीधे शहर में जाकर वांग गनफेंग को पकड़ने की थी। अब जब वह उसके सामने प्रकट हुआ, मानो उसका स्वागत कर रहा हो, तो उसके मन में एक बेचैन कर देने वाला संदेह पैदा हो गया। एम्पायर पर विशेष कहानियां खोजें। तीसरे और चौथे व्यक्ति के अनुभव जो अभी अभी उसके दिमाग में आए थे, ने उसके संदेह को और बढ़ा दिया। क्या ऐसा षड्यंत्रकारी भोलेपन से स्वयं को पकड़े जाने के लिए प्रस्तुत करेगा? असंभव। उसकी निगाहें युवक पर नहीं गईं, क्योंकि वह नहीं जानता था कि वान दिनफेंग ने पहले ही संदेश भेज दिया था, इसलिए उसके दिल में कोई जल्दबाजी नहीं थी। लेकिन अपने 2 अधीनस्थों के साथ हुई मुठभेड़ ने उसे अतिरिक्त सतर्क कर दिया। गुकिन की ध्वनि सुखदायक थी, यहाँ तक कि उसमें निपुणता का भाव भी था। एक साधारण लकड़ी का गुकिन होने के बावजूद इसकी सुंदरता कम नहीं हुई। फिर भी इसके अलावा वह कोई असामान्यता नहीं देख सका। उस व्यक्ति का संदेह तब और गहरा हो गया जब उसने युवक के हाव भाव को देखा, जिससे ऐसा नहीं लग रहा था कि वह मूर्खतापूर्वक मौत को दावत दे रहा है। क्या ये छल हो सकता है? उसने धीरे धीरे वान गनफेंग का चक्कर लगाया, फिर अचानक उसके चेहरे पर भयंकर भाव आ गए और वह आगे बढ़ा, अपनी कमर पर बंधी लंबी तलवार खींची और वान गनफेंग के गले पर वार कर दिया। उसकी चाल तेज और भयंकर थी, बारिश की चादर को चीरते हुए, युवक की गर्दन के पास से गुजरते हुए। एक भयंकर गति के साथ वान गनफेंग शांत बने रहे, जबकि उस आदमी ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ी, पीछे हट गया और जल्दी से अपनी मूल स्थिति में वापस चला गया। वान गनफेंग का दिल लगभग उसकी छाती से बाहर निकल आया, लेकिन वह केवल ये शर्त लगा सकता था कि उसके पीछे खड़ा आदमी मास्टर नी के साथ उसके रिश्ते के बारे में पूछताछ करने के लिए उसे जीवित पकड़ना चाहता था। उसने सही शर्त लगाए। थोड़ी राहत महसूस करते हुए उसका हाथ अनजाने में कांप उठा, लेकिन उसने मौके का फायदा उठाते हुए एक सुरीला वाद्य बजाया, जिससे गुकिन की आवाज़ और भी ज्यादा अलौकिक और दूर तक पहुंच गई। उस आदमी की बढ़ती हुई अधीरता और उसका स्वाभाविक रूप से उग्र और आक्रामक स्वभाव धीरे धीरे हावी हो गया। उसी क्षण उस युवक ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके मन में उसके अधीनस्थों द्वारा उसकी निर्दयता और अहंकार के बारे में दिए गए वर्णन घूम गए और उसने एक हल्की सांस छोड़ते हुए प्रयास करके अपनी आवाज़ को स्थिर करते हुए कहा, आज जब बारिश हो रही है, मैं आपको एक संगीत का अंश सुनाता हूँ।
तुम्हें मौत के घाट उतारने के लिए। वह आदमी थोड़ा स्तब्ध हुआ, फिर जोर से हंसने लगा और बोला, और मेरे पास यहाँ क्या है? ये तो बस एक टालने की रणनीति है और मैं तो इसे कोई चतुराई भरी चाल समझता था। कितनी साधारण! क्या आपको लगता है कि मैं आपको कुछ समय के लिए रुकने दूंगा? वान वेनफेक की नज़र थोड़ी ऊपर उठी, उनकी अभिव्यक्ति शांत थी। तुम्हारी हिम्मत नहीं है। उस आदमी के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया, स्वाभाविक रूप से एक डरावने चेहरे के साथ पैदा हुआ। वह हमेशा से ही संकोची रहा था। हालांकि मार्शल आर्ट सीखने के बाद वह और भी घमंडी हो गया। वह किसी भी उकसावे पर प्रतिक्रिया देने से खुद को नहीं रोक पाता था। मन ही मन सोचता था कि संगीत का एक टुकड़ा तो बस एक पल में बच जाएगा, और यह नौजवान उसके बिल्कुल पास है, कोई भी उसे बचा नहीं पाएगा। उसके चेहरे पर एक भयंकर मुस्कान फैल गई जब वह वांग वेनफेंग की ओर बढ़ा। उसका लंबा ब्लेड सीधे युवक की गर्दन पर टिका हुआ था। आओ, मैं देखता हूं कि तुम मुझे संगीत से कैसे मारना चाहते हो। युवक की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। संगीत धीरे धीरे बहता रहा। एक छल, एक विलंबकारी रणनीति। उन्होंने अब तक अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया था। इसके बाद उसे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना था और बाकी सब भाग्य पर छोड़ देना था। फिर भी वह सोचता रहा, क्या वह अभी भी मिस्टर यंग की नज़रों में मूर्ख और गलतियों से भरा हुआ दिखाई देता है? कुछ क्षण पहले तक भयभीत होने के बावजूद अब वह शांत लग रहा था, और संगीत और भी मनमोहक हो गया था। जितना ज्यादा वह आदमी सुनता, उतना ही उसे लगता कि वांग वेनफेंग किसी चीज पर निर्भर है जिससे वह बेचैन हो रहा है। आधा संगीत बजने के बाद उसकी आंखों में हत्या का भाव चमक उठा, और उसने अपनी तलवार को एक कोण पर घुमाया, उस युवक के हाथ काटने के इरादे से जो किन बजा रहे थे। ब्लेड सीधा नीचे गिर गया और फिर पतली बर्फ की तरह टुकड़ों में बिखर गया। आदमी का चेहरा शून्य से भयग्रस्त हो गया। गोंग यू! वह चीखा, उछलकर खड़ा हुआ और उछलकर भाग गया। वीरान माहौल ने उसे जरा भी शक नहीं होने दिया कि कोई मध्य तृतीय श्रेणी का मार्शल कलाकार वहां आएगा। गोंग यू की तो बात ही छोड़ दीजिए, जिसके बारे में उसे लगता था कि वह अभी भी गुवान शहर में है। उसका दिल दहशत से भर गया। उसने शहर में भागने की सोची, लेकिन उसे हैरानी हुई कि गोंग यू डिंगवू शहर से अचानक निकल आई थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। कई सीटियां बजीं और 16-17 साल की 3 लड़कियां सफ़ेद कपड़े पहने शहर से बाहर निकल आईं। गोंग यू ने शून्य में कदम रखा और वांग वेनफेंग पर एक नज़र डाली, जिसका चेहरा मौत की तरह पीला था। उसकी आंखें प्रशंसा से भरी थीं। उसने हल्के से सिर हिलाया और फिर कहा, क्यों न किन को खेला जाए और उसे बाहर भेज दिया जाए। युवक का दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था, लेकिन शब्द सुनते ही उसने मुट्ठी बांधकर सलामी दी और अपने हाथ प्राचीन किन पर रख दिए। हालांकि उसके पास कोई स्को नहीं था, फिर भी उसके मन में इतने तीव्र परिवर्तन हुए थे कि निश्चित रूप से यही सबसे अच्छा स्को था। उसकी उंगलियों ने तारों को हल्के से छुआ, उसने सांस छोड़ी और फिर एक जोरदार झटके के साथ किन की ध्वनि ऊंची और दृढ़ हो गई। जैसे जैसे बारिश तेज होती गई, तीनों लड़कियों ने तलवारों की जगह हरे छाते इस्तेमाल किए। गिरती हुई बारिश ने दुनिया को अलग, ठंडी और साफ परतों में पिरो दिया। बारिश के पानी की फिसलन भरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने बेहद कोमलता से कठोरता में बदलते हुए मार्शल डांस का प्रदर्शन किया। 8वीं रैंक की तीनों मार्शल आर्टिस्टों ने उस आदमी को घेर लिया और उसे अपने बीच फंसा लिया। किन की संगत और तलवारों के टकराव के साथ संगीत चौंकाने वाला और घातक दोनों था, जबकि तलवारबाजी अपनी क्रूरता के लिए जानी जाती थी। जब संगीत समाप्त हो गया और तलवारें चलना बंद हो गईं, तो 3 लोग शहर के नीचे खड़े हो गए। PS 5वां अपडेट, इतनी देर से आने के लिए क्षमा करें, हाहा। किंगफेंग एज छिपी तलवार संप्रदाय से संबंधित था। सफ़ेद वस्त्र पहने ये 3 लड़कियां वांग वेनफेंग और अन्य लोगों के साथ यात्रा कर रही थीं, और अब उन्होंने एक प्रसिद्ध संप्रदाय के वैध उत्तराधिकारियों के समान दुर्जेय कौशल का प्रदर्शन किया। उनकी चाल सुंदर लेकिन शक्तिशाली थी। वे एक 7वें दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट को फंसाने में कामयाब रहे, जो अपनी तलवार की धार पर जीता था। उनकी हरी छतरियां उसके शरीर के चारों ओर 3 महत्वपूर्ण एक्यूपॉइंट्स पर चुभ रही थीं। क्यूई बल गूंज रहा था, जिससे बारिश का पर्दा उठ रहा था। आदमी का मुंह तो खुल गया, लेकिन वह बोल नहीं सका। उसका शरीर लड़खड़ाया और वह सीधा कीचड़ भरी जमीन पर गिर पड़ा। जीथर से संगीत बंद हो गया। वांग वेनफेंग की हथेली जिथा तारों पर टिकी हुई थी, उनकी उंगलियां थोड़ी कांप रही थीं। उसकी सांसें कुछ तेज चल रही थीं। उसके मन में एक ऐसा एहसास उभर रहा था कि वह किसी बड़े खतरे से बाल बाल बच गया है। उसके सिर के ऊपर एक हरे रंग का छाता रखा हुआ था, जो उसे मूसलाधार बारिश से बचा रहा था। जू किनशुंग, सफ़ेद कपड़े पहने, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी। हालांकि उसकी नज़र उस पर नहीं पड़ी, बल्कि उस आदमी पर टिकी रही जो सामने बेहोश हो गया था, और 3 किंगफेंग एज लड़कियों द्वारा पकड़े गए हरे रंग के छाते खुल रहे थे। लड़की का मन उथल पुथल भरे विचारों से भरा हुआ था। वह उसे उसकी लापरवाही के लिए डांटना चाहती थी, जो लगभग चाकू की धार पर नाच रही थी, और उससे पूछना चाहती थी कि क्या उसे कहीं चोट लगी थी, या मजाक में पूछना चाहती थी कि क्या वह डर गया था, और उस घटना को फिलहाल नज़रअंदाज करना चाहती थी।
फिर भी आखिरकार वह उसके बगल में खड़ी थी, उसे बारिश से बचा रही थी, 3 कदम दूर, न तो करीबी और न ही दूर, बिना एक शब्द बोले। बारिश बहुत तेज हो गई। साम्राज्य के साथ अपनी यात्रा जारी रखें। डॉट 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 डॉट। किंगफेंग एज की वैध तलवार व्यूह का उपयोग करते हुए उस अपरंपरागत 7वें रैंक के मार्शल कलाकार को हराने में ज्यादा समय नहीं लगा। बचाव पक्ष के जनरल के पहुंचने से पहले ही गोंग यू और अन्य लोग शहर में प्रवेश कर चुके थे। शहर की सड़कों पर एक भी व्यक्ति नहीं था, मानो वह एक सुनसान शहर हो, लेकिन थोड़े से खुले दरवाजों और खिड़कियों से उत्सुक आंखों के जोड़े समूह को सावधानीपूर्वक देखते हुए देखे जा सकते थे। मध्य तृतीय श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट को जियांगू में पहले से ही एक उच्च स्तरीय योद्धा माना जाता था, जो हवा में गति करने और युद्ध के दौरान विभिन्न चमत्कार करने में सक्षम था। जिन लोगों ने कभी मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं किया था, उनकी नज़र में ऐसे व्यक्ति अमर लोगों से अलग नहीं थे। यदि काउंटी सिटी या स्टेट सिटी में, जहां लोग अधिक सांसारिक हैं, तो वे ज़्यादा तमाशा नहीं करते, लेकिन डिंगवू सिटी दूरस्थ होने के कारण इसके नागरिकों ने शायद ही कभी किसी मार्शल आर्ट विशेषज्ञ को देखा हो। इसलिए इस समय उन्हें भय भी महसूस हुआ और एक सच्चे गुरु की भव्यता को देखने की इच्छा भी। गोंग यू की अभिव्यक्ति उदासीन थी, हाथ में तलवार लिए वह आगे बढ़ रहा था। एक सराय पाकर और अंदर घुसने ही वाली थी कि अचानक किसी चीज ने उसका ध्यान खींचा। उसके कदम ठिठके, वह बगल की ओर मुड़ी और उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी की चमक दिखाई दी। उसकी नज़र बहुत दूर तक गई और उसे एक धूसर रंग का व्यक्ति दिखाई दिया, जिसके हाथ पीठ के पीछे थे और चेहरा सौम्य था। आसपास की बारिश, स्वर्ग और पृथ्वी और खाली शहर की सड़कें एक पृष्ठभूमि में बदल गईं, धुंधली हो गईं, और वह आदमी सभी चीजों के केंद्र में था। उस आदमी के चेहरे पर सौम्य भाव था जब उसने गोंग यू की ओर सिर हिलाया। अपनी उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट के बावजूद गोंग यू, जो छिपे हुए संप्रदाय की शिष्या थी और अक्सर जियांगू का दौरा नहीं करती थी, दूसरे पक्ष को नहीं पहचानती थी, केवल ये जानती थी कि उसकी ताकत उससे कम नहीं थी। उसने शिष्टाचार के नाते जवाब में थोड़ा सिर हिलाया। उसका चेहरा ठंडा और अलग थलग रहा, फिर मुड़ी और सराय में प्रवेश किया। वांग इनफेंग ने नई खरीदी गई जीथर को ले लिया और बाकी लोग उसके पीछे पीछे चल रहे थे। दूरी पर एक मीनार की छत के नीचे भूरे रंग के कपड़े पहने आदमी ने अपनी नाक को छुआ और दिलचस्पी भरी अभिव्यक्ति दिखाई। वह शुरू में जेड बीट की तलाश में था, लेकिन भागने की गति ऐसी नहीं थी जिसे केवल हल्केपन के कौशल से नियंत्रित किया जा सके। कुछ कदम चलने के बाद वह पहले ही रास्ता भटक चुका था। पूरे शहर में खोजबीन करने के बाद कोई सुराग न मिलने पर उसे थोड़ा पछतावा और निराशा हुई। वह सोच रहा था कि यूलियान र को कैसे समझाए, लेकिन अचानक उसे एक दिलचस्प दृश्य दिखाई दिया। शहर के नीचे जिथा बजाता हुआ युवा, हवा में तैरती हुई महिला। उस आदमी के चेहरे पर प्रशंसा के भाव थे, फिर भी उसके पीछे एक कोमल मोहक स्त्री की आवाज गूंज रही थी। तो महोदय, आपको ऐसी ठंडी और बर्फीली सुंदरता पसंद है? भूरे रंग के कपड़े पहने व्यक्ति के चेहरे की मुस्कान कुछ देर के लिए गायब हो गई और उसे अचानक सिर दर्द होने लगा। डॉट 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 डॉट। सराय के अंदर गोंग यू और अन्य लोगों ने एक अतिथि कक्ष ले लिया था। बेहोश आदमी को लापरवाही से फर्श पर फेंक दिया गया था। हालांकि प्रतिद्वंद्वी बहुत भयंकर था, फिर भी इस युद्ध के दौरान किंगफेंग एज के 3 शिष्यों ने अपनी तलवारबाजी से उसके डेंटियन और कई प्रमुख इक्विपमेंट तोड़ दिए, जिससे उसकी सारी आंतरिक शक्ति खत्म हो गई। अब वह स्तब्ध था, सचमुच एक बेजान लाश की तरह। गोंग यू एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठी थी, बाहर की बारिश से बेपरवाह, उसके चेहरे पर ठंडक थी और उसने कहा, क्या हुआ है, विस्तार से बताओ। लड़के ने सिर हिलाया, अपनी आंतरिक शक्ति का संचार करके अपने शरीर पर लगे बारिश के पानी को सुखाया, मन को स्थिर किया और कुछ बोलने ही वाला था कि तभी जू किनशुन ने उसे गर्मागर्म चाय का प्याला थमा दिया। वांग इनफेंग ने धीरे से उसे धन्यवाद दिया, एक घूंट लिया और शुरू में उसके गले में एक तीखी सी सनसनी महसूस हुई, जिसके बाद उसके शरीर में हल्की सी गर्माहट फैल गई, जिससे बारिश की ठंडक दूर हो गई। वह क्षण भर के लिए विचलित हो गया। उसने अपना सिर नीचे झुकाया और देखा कि चाय में कटा हुआ अदरक तैर रहा है। अदरक स्वाद में तीखा और प्रकृति में हल्का गर्म होता है। ये फेफड़े, तिल्ली और पेट की मेरिडियन से संबंधित है, बाहरी जलन को दूर करता है और सर्दी को दूर भगाता है। जब उसने फार्माकोपिया से ये विवरण याद किए तो लड़के के दिल में हल्की गर्माहट भर गई। वांग इनफेंग ने अपने होंठ हल्के से भींचे चाय के प्याले को दोनों हाथों में थामे, उसे धीरे से सहलाते हुए बोलने से पहले खुद को संभाला। बिना किसी लाग लपेट के उसने नीतियांशिंग वाली बात को छोड़कर बस वो सब कुछ बता दिया जो वो जानता था। उसने एपिंग के पिता को कैसे पाया था। उसने देखा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, और यद्यपि उसने उन 2 व्यक्तियों की हत्या की प्रक्रिया को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन उसने उनसे प्राप्त खुफिया जानकारी पर जोर दिया। फिर उसने बताया कि कैसे वह आगे तक पीछा किए जाने से बचता रहा, कैसे वह भागने के लिए वापस मुड़ा, और जब उसे एहसास हुआ कि बचना असंभव है तो उसने सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला किया। उन्होंने सावधानीपूर्वक सब कुछ बताया।
हालांकि उसकी भाषा सरल थी, पर वह और भी ज्यादा वास्तविक थी। वहां मौजूद हर कोई मार्शल आर्टिस्ट था, उसकी कहानी में छिपे संकट सबके सामने थे। एक ही वाक्य रोमांचित करने के लिए काफी था, और फिर भी वह युवक चाय की खुशबू के बीच धीरे धीरे अपनी कहानी सुना रहा था, मानो सब कुछ सामान्य हो। 3 किंगफैंग एज शिष्यों ने नीले वस्त्र वाले युवक को सतर्क भाव से देखा। अपने पहाड़ी दरवाजे पर वे अक्सर अपने वरिष्ठों को जियांगू की कहानियां सुनाते और योद्धाओं की वीरता की कल्पना करते सुनते थे। फिर भी उस युवक की कहानी में खतरे उनके द्वारा सुनी गई किसी भी कहानी से बढ़कर थे, और वे उसके साथ ही उसी कहानी के पात्र बन गए थे। एक दिन शायद उनकी भी चर्चा होगी। पहाड़ पर रहते हुए वे कहानियों के श्रोता थे, लेकिन पहाड़ से उतरने के बाद वे उन कहानियों के पात्र बन गए थे। बिना किसी तैयारी के वे पलक झपकते ही जियांगू का हिस्सा बन गए। अचानक उन्हें ऐसा लगा जैसे वे किसी स्वप्न में हों। वांग इनफेंग की ओर उनकी नज़रें बदल गईं। उनकी आंखों में पहले वाली अलग थलग और अहंकारी निगाहों की जगह प्रशंसा और जिज्ञासा ने ले ली। उन्होंने निष्कर्ष देते हुए कहा, यही स्थिति है, और बुजुर्ग भी जानते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। जैसे ही युवक ने आखिरी शब्द कहे, मुख्य सीट पर गोंगयू के चेहरे पर ठंडक और गहरी हो गई। अपने दाहिने हाथ को थोड़ा ऊपर उठाते ही उसकी आंतरिक शक्ति सक्रिय हो गई, और उसकी उंगलियों पर एक कोमल प्रकाश उभरा, जो कई छोटी छोटी पारभासी तलवारों में परिवर्तित हो गया। पूरे कमरे का तापमान तुरंत गिर गया। बिना किसी स्पष्ट हलचल के वे छोटी छोटी तलवारें प्रकाश की धारियों में बदल गईं, जो बेहोश आदमी के शरीर के चारों ओर 36 प्रमुख एक्यूपॉइंट्स को भेद रही थीं। संपर्क में आने पर वे व्यक्ति के शरीर में घुल गए। हल्की सी तलवारों की गूंज जैसी आवाजें सुनाई दी, और वह आदमी दर्द से चीखा, बेहोशी की हालत से जाग उठा। उसके चेहरे पर पहले तो उलझन के भाव थे, फिर उसे अपनी स्थिति का एहसास हुआ और उसके हाव भाव पूरी तरह बदल गए। लकड़ी की कुर्सी पर बैठे गोंगयू ने उदासीनता से कहा। ये कहने के बाद, हालांकि वह आदमी पकड़ा गया था, फिर भी वह अपनी बात पर अड़ा रहा। ये सुनकर उसने व्यंग्य करते हुए कहा, बोलो, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं, और मैं हार मानने को तैयार हूं। मैं केवल मृत्यु चाहता हूं, मुझसे कुछ भी बताने के लिए कहना बिल्कुल असंभव है। गोंगयू के हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया, और उसने अपनी तर्जनी से मेज पर हल्के से थपथपाया, जिससे एक हल्की सी आवाज आई। तुरंत ही उस आदमी के अंदर तलवारों की भिनभिनाहट सी गूंज उठी, मानो ब्लेड उसके शरीर की सारी मांसपेशियों और रक्त वाहिकाओं को चीर रहे हों, जिससे असहनीय दर्द हो रहा हो। अचानक क्यूई बल हल्का हो गया, जैसे कोई तेज चाकू मांस को चीर रहा हो। शुरू में तो ठंडा था, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद दर्द लगातार उभरने लगा। उस आदमी के हाव भाव एकदम बदल गए, उसके चेहरे की नसें उभर आईं, उसका शरीर भयंकर दर्द से कांप रहा था, उसके चेहरे पर विकृत भाव उभर आए। वह जमीन पर गिर पड़ा और बार बार अपना सिर जमीन पर पटक रहा था। एक क्षण के बाद, धीमी चीरफाड़ के दर्द को सहन करने में असमर्थ होकर, उसने एक धीमी चीख मारी। उसकी आवाज दयनीय थी, लेकिन आंतरिक शक्ति के अवरोध के कारण दबी हुई थी, जिससे कमरे में गूंजते हुए उसकी आवाज और भी दयनीय हो गई। वांग इनफेंग कुछ हद तक कठोर दिख रहे थे, जबकि जू किनशून का चेहरा पीला पड़ गया था। जब तलवार की भिनभिनाहट की आवाज बंद हो गई, तो वह आदमी कीचड़ के गड्ढे की तरह जमीन पर गिर पड़ा। पीला चेहरा और हतप्रभ, उसका शरीर अभी भी ऐंठ रहा था। वह बुदबुदाया, मैं बात करूंगा, बस कृपया मुझे जल्दी से मरने दो। गोंगयू के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उसने धीरे से पूछा। वह आदमी बहुत कम जानता था, कोई उपयोगी जानकारी नहीं दे पा रहा था, बस इतना कि वह व्हाइट टाइगर हॉल नामक एक जियांगहू संगठन से जुड़ा था और उसे हत्या के मिशन पर भेजा गया था। थोड़ी देर और पूछताछ करने के बाद गोंगयू ने आंखें सिकुड़ते हुए पूछा, आपका अधीनस्थ अभी कहाँ है? उस आदमी के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह गोंगयू का इरादा समझ गया हो, और उदास होकर हंसने लगा। उसने अब और जानकारी नहीं छिपाई, उस सराय का खुलासा किया जहां उसके साथी रुके थे, अपनी आंखें बंद की और कहा, बस इतना पूछो कि एक त्वरित। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि उसके शरीर में तलवारों की भिनभिनाहट की आवाज गूंज उठी और तलवारों की 36 रोशनियां फूट पड़ीं। वह आदमी चीख भी नहीं पाया था कि उन रोशनियों ने उसे घेर लिया। पल भर में वह एक मूर्ति में बदल गया, जीवन के सारे निशान गायब हो गए। पुनश्च ये 2 दिन लॉन्च के दिन हैं, और बहुत से समर्थक हैं। लेखक की सारी कृतज्ञताएं एक साथ यहाँ नहीं समा सकती। कृपया धैर्य रखें, जो कर प्रणाम। डिंगवू शहर के बाहर, स्वर्ग की तिजोरी के ऊपर, वांग इनफेंग को अंततः समझ में आ गया कि जू किनशुंग और अन्य लोग इतनी जल्दी क्यों आ गए थे। सफ़ेद लबादा पहने गोंगयू सबसे आगे खड़ी थी, बस बेपरवाही से आगे बढ़ रही थी। हर कदम के साथ वह काफ़ी दूरी तय कर चुकी थी, जबकि वांग इनफेंग और बाकी लोग एक अदृश्य और शांत शक्ति द्वारा खींचे जा रहे थे, जो उसके पीछे चल रही थी। पहाड़ और धरती धूल की तरह प्रतीत हो रहे थे, जो बस उनके नीचे से गुजर रहे थे।
पहले 7वीं श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट प्रभावशाली ढंग से कदम रखते थे और एक ही कदम में सैकड़ों मीटर की दूरी तय कर लेते थे। दो चांदी के पंखों वाले उड़ते हुए चीलों की मदद से वे जमीन को छुए बिना हवा में लंबी दूरी तय करते हुए भी आगे बढ़ सकते थे। ऐसी तकनीकों की ताकत वाकई अद्भुत थी, लेकिन इस समय गोंग यू की तुलना में वे काफ़ी तुच्छ लग रहे थे। जितना अधिक हंगामा होता है उतना ही अधिक ये सतही तौर पर मजबूत प्रतीत होता है, लेकिन इसमें सार की कमी होती है। युवक ने अपने होंठ भींच लिए। उसे आश्चर्य तो हुआ, लेकिन साथ ही कुछ दिन पहले का एक अनुभव भी याद आया और उसने खुद से फुसफुसाया, ये बहुत प्रभावशाली है, लेकिन फिर भी मास्टर यंग जितना अच्छा नहीं। यह विचार आते ही उसके मुंह का कोना थोड़ा ऊपर उठा, लेकिन फिर उसे अचानक वह रखरखाव याद आ गया और उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। यद्यपि महिला ने स्पष्ट रूप से कहा था कि इसमें 12 घंटे लगेंगे, फिर भी शाओलिन मंदिर लौटने से पहले वह काफ़ी असहज महसूस कर रहा था। अभी अभी उसने शक्तिशाली शत्रुओं का सामना किया था और लगातार कई कैदियों से पूछताछ की थी, जिससे उसका ध्यान भटक गया था। अब जब वह खाली बैठा था तो उसके हृदय की गहराइयों से तरह तरह के अराजक विचार उभरने लगे। अत्यधिक चिंता के कारण बेचैनी का एक छोटा सा अंश धीरे धीरे बढ़ता गया। कुछ समय के लिए उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके विचार पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गए हैं, और जितना अधिक वह सोचता गया, विचार उतने ही अधिक अव्यवस्थित होते गए। 12 घंटे, 12 घंटे, बहुत कुछ हो सकता है। रखरखाव, क्या इसका मतलब यह है कि शाओलिन मंदिर को कुछ मरम्मत की ज़रूरत है? लेकिन शाओलिन की इमारतों में कोई खराबी नहीं है। साम्राज्य के साथ कहानियां खोजें। पहले तो उसके मन की भटकन सामान्य रही, उसे अब भी याद था कि वह 12 घंटे बाद वापस आ सकता है। लेकिन जैसे जैसे उसके विचार आगे बढ़े, उसकी बेतहाशा अटकलें और भी अधिक निराधार विचारों को सामने ले आईं। क्या होगा अगर मास्टर यंग के सिर पर कुछ गिर जाए? क्या मेरा स्वामी नींद न आने के कारण बीमार पड़ सकता है? क्या मेरा दूसरा स्वामी गलती से अपनी पीठ मोड़ सकता है? एक के बाद एक बेतुके हास्यास्पद विचार युवक के दिल में उबल रहे थे, एक के बाद एक उभर रहे थे। उनकी अभिव्यक्ति शांत और स्थिर रही, उनकी आंखें साफ और सौम्य रहीं, उनका व्यवहार हमेशा की तरह था। किंग फेंग एज के शिष्य उन्हें एक शांत और साहसी युवा नायक के रूप में देखते थे। मध्य तृतीय श्रेणी के विशेषज्ञ उन्हें असीम क्षमता वाले एक कनिष्ठ योद्धा के रूप में, जू किनशुंग उन्हें एक भावी प्रतिद्वंद्वी और एक ऐसे खतरनाक व्यक्ति के रूप में देखते थे जिससे स्थानीय डाकू कांप उठते थे। फिर भी वह अपने दिल में लगभग चीखने की कगार पर था। 12 घंटे, 6 घंटे, कितना लंबा। डॉट 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 डॉट। फूफेंग का गुवान शहर दिंगबू शहर से कई सौ मील दूर था। बेली फैंग के घोड़े की तरह एक पीले घोड़े को भी भोर में ही निकलकर दिन भर की यात्रा करके वहां पहुंचना पड़ता था। हालांकि जब वांग गनफेंग अपने अराजक विचारों में खोया हुआ था, तभी उसने उस भव्य और भव्य शहर को देख लिया था जो उनकी तेज गति का संकेत था। गुवान शहर में प्रवेश करने के कुछ ही देर बाद वांग गनफेंग और उसके साथी गोंग यू द्वारा आयोजित सराय में पहुंचे, जहां बेली फैंग और तोबा यू पहले से ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दोनों स्वभाव से सीधे और स्पष्टवादी थे। यहाँ काफ़ी देर तक इंतजार करने के बाद उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वे अब और शांत नहीं बैठ सकते थे। सभी को दरवाजा धक्का देकर अंदर आते देख तथा वांग गनफेंग को सुरक्षित लौटते देख उन्होंने अंततः राहत की सांस ली। हालांकि गोंग यू अंदर नहीं गई, लेकिन वांग गनफेंग और अन्य लोगों को नीचे उतारने के बाद वह वापस बाहर आ गई। वह एक क्षण बाद वापस लौटी। उसकी अभिव्यक्ति अभी भी ठंडी थी, लेकिन वांग गनफेंग ने उसकी तायन आंतरिक शक्ति के प्रभाव के साथ अभी तक पूरी तरह से वापस नहीं लिए गए जानलेवा इरादे का एक निशान महसूस किया, जिससे युवक की पीठ पर रोंगटे खड़े हो गए। उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था। वांग गनफेंग को अचानक वह आखिरी सवाल याद आ गया जो गोंग यू ने डाकू से पूछा था, और उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। जो मार्शल कलाकार उनका पीछा कर रहे थे वे अब तक नष्ट हो चुके होंगे। निम्न तृतीय श्रेणी का सामना मध्य तृतीय श्रेणी से था, उनके बचने का कोई रास्ता नहीं था। गोंग यू ने युवक की नज़रों में आए बदलाव पर ध्यान नहीं दिया। उसने लापरवाही से तलवार मेज पर रख दी और धीमे स्वर में बोला, हम आज रात आराम करेंगे और कल सुबह निकलेंगे। सभी ने एक स्वर में सहमति जताई। ये देखकर कि गोंग यू आगे बोलने के लिए तैयार नहीं था, वे सभी वहां से चले गए। किंग फेंग एज के सदस्य तुरंत अपने अतिथि कक्षों में ध्यान और साधना करने के लिए लौट गए, जबकि फूफेंग अकादमी के 4 सदस्य बेली फेंग के कक्ष में गए और कुछ देर बातचीत करने के बाद अपने अपने कक्षों में चले गए। वांग गनफेंग अपने अतिथि कक्ष में बिस्तर पर बैठे, बाएं हाथ से कलाई से बुद्ध की माला उतारी और हथेली में रखी प्रार्थना की मालाओं को सहलाया। अभी 3-4 घंटे ही बीते थे। शाओलिन मंदिर लौटने के लिए काफ़ी नहीं, फिर भी उस युवक के मन में एक अनिच्छुक आशा अभी भी थी, जैसे जुआरियों को अपनी अपरिहार्य हार का एहसास हो, फिर भी वे उस छोटे से मौके को थामे हुए हों। उसने धीरे से कहा, शाओलिन लौटो। जैसे जैसे उसकी आवाज़ धीमी होती गई, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई।
युवक ने आह भरी और बुद्ध की मालाएं अपनी कलाई पर वापस पहनने ही वाला था कि अचानक मालाओं से एक हल्की सी चमक निकली। युवक थोड़ा चौंका, उसकी काली पुतलियां सिकुड़ गईं और उसकी साफ आंखों में वह चमक प्रवाहित हुई और फिर चमकीली होकर फूट पड़ी, उसे पूरी तरह से अपने में समाहित कर लिया। डिंगवू शहर में एक धूसर रंग का आदमी लकड़ी की कुर्सी पर बैठा था। उसके सामने एक दुबला पतला व्यक्ति घुटनों के बल बैठा था, जिसने काले रंग की पोशाक पहनी हुई थी और दाहिने कंधे पर स्टील का कवच था और पीछे एक धूसर लबादा ओढ़ा हुआ था। उसके चेहरे के भाव कोमल थे, फिर भी 19 निशानों से चिन्हित थे जो उसे एक क्रूर रूप दे रहे थे, और उसकी आंखें भयंकर ऊर्जा से भरी हुई थीं। आदमी ने अपनी उंगलियां मेज पर हल्के से थपथपाईं, उसकी आवाज़ थोड़ी हैरान करने वाली थी। क्या आप ये कह रहे हैं कि वह युवक ही वह है जिसने हमारा एक नियम तोड़ा है? उसके सामने खड़ी महिला ने चुपचाप सिर हिलाया। उस दिन पहले उस आदमी के पास छिपे हुए जो दृश्य उसने देखे थे, उन्हें याद करके वह आशंकित हो उठी। फिर उसने अपनी नज़रें नीची कर लीं और ठंडे स्वर में कहा, मालिक, क्या मैं उसकी देखभाल करूं? इस पर उस आदमी ने हंसते हुए अपना हाथ हिलाया। ख्याल रखना, किस लिए? कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी आवाज़ रुक गई और उसके चेहरे पर एक सौम्य भाव प्रकट हुआ। उसने अपने दोनों हाथों को एक दूसरे पर रखा और धीरे से बोला, जियांगहू विशाल है, ये सिर्फ हमारा क्षेत्र नहीं है। दूसरे लोग भी दुर्जय हैं, लेकिन इसका हमसे क्या लेना देना? वह अपनी धूप वाली सड़क पर चलता है और मैं अपना लकड़ी का पुल पार करता हूँ। जियांगहू में दुश्मनों की तलाश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें ये तो पता होना ही चाहिए कि प्रतिशोध का चक्र कब समाप्त होगा। हमें हमेशा लड़ाई और हत्या का सहारा नहीं लेना चाहिए। श्री जिया ने जो कहा वह वास्तव में बहुत उदारतापूर्ण है। यूलियानर ने जैसे ही दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर आए, उसके चेहरे पर अभी भी हल्की मुस्कान थी, हालांकि अंदर से उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। अभी अभी कहे गए शब्द अगर अकादमी के किसी गुरु द्वारा कहे जाते तो वाजिब होते, लेकिन उसके सामने बैठे आदमी के मुंह से निकले शब्दों में एक अवर्णनीय व्यंग्य था जो उसे थोड़ा मज़ेदार लगा। उस आदमी ने ध्यान दिया, लेकिन ज्यादा बुरा नहीं माना, बस एक बेफिक्री भरी हंसी के साथ जवाब दिया, जैसा कि श्री जिया जियांगहू से गुजरते हैं, मैंने हमेशा शांति को महत्व दिया है। PS, ये कल का दूसरा अपडेट माना जाएगा। चूंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए थोड़ी देर हो गई। कल भी 2 अपडेट होंगे, देरी के लिए क्षमा चाहता हूँ। दृश्य पहले जैसा ही था, हरे भरे पहाड़ मनमोहक थे और एकांत शिखर ऊंचा। भिक्षु पालथी मारकर बैठे थे, वृद्ध विद्वान पुस्तकें पढ़ रहे थे और नीले वस्त्र पहने एक व्यक्ति बांस की कुर्सी पर आलस से झुका हुआ था, बिना देखे एक पवित्र ग्रंथ पकड़े हुए। उसकी आंखें हवा में मूंदी हुई थीं, उसकी भौहें हमेशा की तरह कठोर थीं। वांग एनफेंग अचानक शांत हो गया, मानो तूफान के बाद बादल छट गए हों और राक्षसों के नृत्य की तरह घूमते हुए अस्त व्यस्त विचार एक पल में गायब हो गए और सिर्फ शांति रह गई। उसने अपने होंठ भींचे और हमेशा की तरह झुककर अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ा और धीमी आवाज में बोला, मास्टर, द्वितीय मास्टर और विद्वान को नमस्कार। शास्त्रों का पाठ कुछ देर के लिए रुका और मास्टर सी ने अपनी आंखें खोलकर उस युवक की ओर देखा। उसके विचार मंथन करने लगे। उसके दिल में कई भावनाएं थीं जो अब भी चिंताओं और आशंकाओं से भरी थीं, फिर भी खुशी से सराबोर थीं। जैसे ही उसके विचार उसके होठों तक पहुंचे, उसने धीरे से कहा, एनफेंग, तुमने बहुत अच्छा किया। उनका स्वर सौम्य और समृद्ध था, उनकी भावनाएं केवल उनके लिए ही स्पष्ट थीं। उसके बगल में बैठे वू चांगकिंग ने हाथ में रखी दवा की किताब नीचे रख दी। वैंग एनफेंग को भी वैसी ही भावनाओं से देखा, सांत्वना भरे शब्द कहे और पूछा कि कहीं कोई चोट तो नहीं लगी। विद्वान अधीर दिखाई दे रहा था। उसने आंखें उठाकर मास्टर सी और बाकियों की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, ऐसे नीरस प्रतिद्वंद्वी के साथ यदि वह इसे संभाल नहीं सकता तो वह इसके लायक है। फिर उसने वांग एनफेंग की ओर फिर से देखा। उसकी आंखों में एक अदृश्य कोमलता की झलक गहरी झलक रही थी, लेकिन उसने डांटा, आप कई दिनों से यहाँ नहीं आए हैं। ऐसी लापरवाही। अब जब तुम आज यहाँ हो तो जाओ और खेती करो। डॉट 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 डॉट। कॉपरमैन लेन का दरवाज़ा धीरे धीरे बंद हुआ। एक तेज आवाज़ के साथ अंदर और बाहर का फर्क साफ हो गया। युवक ने अपने सामने खड़े प्रतिद्वंद्वी को देखा। हल्की सांस लेते हुए उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। बाहर दुनिया ने एक पल में अपना रूप बदल दिया। गहरा नीला आकाश धीरे धीरे बिखरकर शून्य में बदल गया। अंधेरा छा गया, हड्डियों तक ठंडक पहुंचा रहा था। शाओशी पर्वत के बाहर आसपास के पहाड़ और धरती उजाड़ खंडहरों में बदल गए। ऊपर तलवारों के भयंकर निशान, ठंडी और तीखी हवा से भरा हुआ, जीवन विहीन। फिर भी आकाश में सूरज अभी भी लटका हुआ था। इससे जो प्रकाश पड़ा वह रक्त के आंसुओं के समान था, जिसने टूटी हुई दुनिया को ढक लिया था, जैसे कोई मरता हुआ व्यक्ति अपना अंतिम रक्त खांस रहा हो, जो स्तब्ध करने वाला तथा अवर्णनीय निराशा से भरा हुआ था। मास्टर सी ने आकाश की ओर देखा और एक बार के लिए उनके हमेशा स्थिर रहने वाले चेहरे पर भय की एक झलक दिखाई दी। वे बुदबुदाए, महापथ ध्वस्त हो गया, स्वर्ग और पृथ्वी बर्बाद हो गए।
वू चांग किंग ने अपने होंठ भींच लिए, कुछ नहीं कहा, लेकिन बूढ़े आदमी के चेहरे की कठोरता ने उसके विचारों को उजागर कर दिया। वह और मास्टर सी इसी दुनिया में पैदा हुए थे, उनके लिए यही असली स्वर्ग और धरती थी। अगर उनकी दुनिया ढह गई और नष्ट हो गई तो वे बच नहीं पाएंगे, बल्कि डूबते सूरज की तरह ढल जाएंगे और गायब हो जाएंगे, पीछे कोई निशान नहीं छोड़ेंगे। ऐसे दृश्य का सामना करते हुए यहाँ तक कि श्रेष्ठ साधना और युद्ध कला वाले लोग भी कुछ डर महसूस करेंगे। विद्वान ने व्यंग्य किया और लापरवाही से गोली वाला शास्त्र एक तरफ रख दिया। उसका रंग पहले से भी ज्यादा पीला पड़ गया था और उसका नीला चोगा उससे पतला फिर भी बिना म्यान वाली तलवार जैसा तेज दिखा रहा था। वह तिरस्कार से बोला, झूठी चीजें स्वयं को मार्ग कहने का साहस करती हैं। मास्टर सी ने अपनी नजरें हटा लीं, धीरे से बोले, विमलकीर्ति ने एक बार उपदेश दिया था, संसार के दुख को देखो, संसार से थको मत। उत्पत्ति के चिंतन में सभी विधियां भार वहन करती हैं, सभी घटनाओं के मिथ्यात्व को देखो जो स्वामी रहित आकारहीन हैं। सब कुछ शून्य है, महान पद सत्य है। विद्वान यंग ने अपना सिर हिलाया, घृणा से हंसते हुए, लेकिन झूठ तो झूठ है और छूने से ही टूट जाता है। आवाज थोड़ी रुकी, मानो कुछ याद आ रहा हो। विद्वान का चेहरा ठंडा पड़ गया और वह फिर कुछ नहीं बोला। आज उसने दुनिया के उस हिस्से को चकनाचूर कर दिया जो भड़क गया था, लेकिन इसके और भी बड़े और गंभीर परिणाम हुए थे। इस स्वर्ग और पृथ्वी की संरचना दूसरों से अलग थी, पहाड़ और नदियां आपस में गहराई से जुड़े हुए थे। अगर एक हिस्सा टूट गया तो बाकी सबको नुकसान होगा। और अध्याय पढ़ें। अब शाओशी पर्वत के अलावा बाकी दुनिया खंडहर बन चुकी थी। वह पहले वांग गनफेंग को समझाने में बहुत आलसी था, केवल अपने अधिकार के साथ एक भ्रम का निर्माण कर रहा था। तीनों काफी देर तक चुप रहे। विद्वान ने अपने हाथ से खंडित जैड मन का निकाला, उसका अधिकांश आध्यात्मिक सार पहले ही बाहर निकल चुका था। बचे हुए हिस्से का उपयोग शाओलिन मंदिर के अस्तित्व को स्थिर करने और वू चांग किंग और सी युआन को जगाने के लिए किया गया। अब यह एक खाली खोल के अलावा कुछ नहीं था। हालांकि चूंकि यह एक खाली खोल में सिमट गया था, इसलिए कोई भी इसके भीतर मौजूद आध्यात्मिक सार को और भी गहराई से महसूस कर सकता था, साथ ही उन अत्यंत प्राचीन निशानों को भी जो इस युग में बेमेल लगते थे। श्री यंग ने जैड मनके को हल्के से सहलाया और उसका आकर्षण महसूस किया। लगभग आंखें बंद करके उन्होंने कहा, इस मनके में निहित आध्यात्मिक सार इस दुनिया का पुनर्निर्माण कर सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है झूठ को सच में बदलने की क्षमता। सी युआन थोड़ा स्तब्ध सा लग रहा था, क्योंकि विद्वान की उंगलियों पर हल्की चमक दिखाई देने लगी थी। जैड मन का एक हल्की चमक छोड़ रहा था, जो धीरे धीरे विकृत होती गई और अंततः एक अमृत में बदल गई। गोली पर जटिल आकृतियां उकेरी गई थीं, जहां पक्षियों का एक झुंड फीनिक्स का सामना करते हुए या शायद आसमान में उड़ते हुए एक ड्रैगन को भी देखा जा सकता था। हवा में एक मोहक सुगंध फैली, लेकिन जैसे ही वह अपने चरम पर पहुंचने वाली थी, वह रुक गई और बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई। अमृत से निकलने वाली सुगंध से वू चांग किंग का व्यवहार बहुत प्रभावित हुआ था। अब अंतिम चरण में इसकी विफलता देखकर उसके चेहरे पर निराशा और हृदय विदारक पीड़ा का एक अनियंत्रित भाव उभर आया। अपने हृदय के कोलाहल को शांत करने में उसे कई सांसें लेनी पड़ी और उसने झिझकते हुए मिस्टर यंग की ओर देखा और पूछा, सर, क्या ये? विद्वान ने सिर हिलाया और कहा, हरा कांच लाल आग गोली। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, उसके हाथ में मौजूद अमृत वापस जैड मनके में बदल गया और फिर धीरे धीरे धूल में मिलकर दुनिया से पूरी तरह गायब हो गया। आखिरकार वह एक टूटा हुआ अवशेष था और उसमें जो कुछ भी विकसित हुआ वह सिर्फ एक पल के लिए ही अस्तित्व में रह सकता था। फिर भी इस दृश्य ने वू चांग किंग और सी युआन के दिलों को बहुत बड़ा झटका दिया था। हरा कांच लाल आग गोली। पिछले वर्ष के खेल में यह एक अपर थर्ड रैंक एलिक्सिर था, जो किसी पात्र के मारे जाने के बाद नकारात्मक स्थिति दंड को पूरी तरह से हटा सकता था। और जियांगू की याद में ये लगभग एक चमत्कारी औषधि थी जो किसी भी गंभीर चोट को ठीक कर सकती थी। तलवार की धार पर और निरंतर संघर्ष में रहने वाले मार्शल कलाकारों के लिए ये दूसरा जीवन पाने जैसा था। झूठ को परिष्कृत करना और उसे सत्य में बदलना। वू चांग किंग की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं और उसका दिल कांप उठा। मूल ग्रेड प्रतिबंधों के हटाए जाने की आशा की एक किरण दिखाई दे रही थी। डॉट 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 डॉट। शायद इसलिए कि उसकी मनस्थिति शांत हो गई थी, आज वांग गनफेंग की साधना काफी सुचारू रूप से हुई। उसकी गति, तकनीकें और आक्रमण जोशीले और बेलगाम थे। कॉपरमैन स्टैच्यू प्रशिक्षण में उसने कई विरोधियों को लगातार हराया, इससे पहले कि एक आकस्मिक चूक ने उसकी खामी उजागर कर दी और उसे निष्कासित कर दिया गया। वह गोंग यू और अन्य लोगों के साथ यात्रा कर रहा था। उसे चिंता थी कि बेली फैंग और अन्य लोग उसे बीच रास्ते में ढूंढने आ सकते हैं, इसलिए कॉपरमैन लेन में प्रशिक्षण समाप्त करने के बाद उसने अपने 2 मास्टर्स और अभी भी गंभीर चेहरे वाले मिस्टर यंग को विदाई दी और फूफेंग गुवान शहर के सराय में वापस आ गया। हालांकि उनके जाने से ठीक पहले श्री यंग और सी युआन ने असामान्य रूप से उन्हें एक और मिशन सौंपा।
शाओलिन मंदिर का दृश्य उसकी आंखों के सामने बिखर गया। पलक झपकते ही वह युवक फूफेंग गुवान शहर में अपने कमरे में वापस आ गया। चूंकि वहां कोई उसकी देखभाल करने वाला नहीं था, इसलिए मोमबत्ती बुझ गई थी। उसने एक चकमक पत्थर ढूंढा और उसे फिर से जलाया, और मंद मोमबत्ती की रोशनी में वान बिनफेंग ने धीरे से अपने हाथ में पकड़ी हुई पुस्तक को फैलाया और पाठ पर सरसरी निगाह डालते हुए धीरे से जोर से पढ़ा। किसी वस्तु की खोज करें। विशेषता, बहुत प्राचीन, संभवतः एक जैड मन का जिसमें आध्यात्मिक सार है। अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद संबंधित रिकॉर्ड ढूंढना पर्याप्त होगा। युवक ने कागज की विषय वस्तु को 2 बार देखा, उसे स्मरण कर लिया, फिर कागज को सावधानीपूर्वक मोड़कर अपनी जेब में रख लिया और इस मिशन को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित हो गया, क्योंकि पहले के सभी प्रयास विफल हो चुके थे। इसके बाद वह कुछ देर तक बिस्तर पर ध्यान करते रहे और जैसे जैसे रात गहराती गई उन्होंने मोमबत्ती बुझा दी, खुद को बिस्तर में समेट लिया और गहरी नींद में सो गए। पुनश्च एक और अपडेट 11 या 12 बजे के आसपास आ रहा है। हाँ, उस दिन वान बिनफेंग ने बहुत अच्छी नींद ली थी। अगले दिन सराय में सभी के नाश्ता करने के बाद युवक ने हटे कट्टे मुख्य रसोई से अंडे की जर्दी और सोयाबीन मांगने के लिए रसोई में विशेष रूप से जाना। उसने हरे मूंछ वाले घोड़े के लिए इन्हें बढ़िया चारे में मिलाकर उसे तृप्त किया। उसने घोड़े के बालों को अच्छी तरह से संवारने के लिए एक घोड़े की कंघी भी उधार ली। लगभग आधे घंटे तक गीले बालों में कंघी करने के बाद युवक ने कंघा नीचे रख दिया, अपने हाथ पैर फैलाए और हरे बालों वाला घोड़ा धीरे से हिनहिनाया, मानो बहुत खुश हो। उसने अपना सिर युवक की हथेली पर रगड़ा। वान बिनफेंग ने मौके का फायदा उठाते हुए उसकी गर्दन थपथपाई और उसके बालों को सहलाते हुए कहा, ओह मेरे घोड़े, इस बार तुमने सचमुच मुझे बचा लिया। एम्पायर से जुड़े रहें। धन्यवाद। तभी बाहर से बेली फैंग की चिल्लाने की आवाज़ आई। युवक ने फिर घोड़े को थपथपाया और फिर खड़ा होकर अपने दोस्तों से मिलने सराय में लौट गया। उत्तर दिशा में विशाल गुवान शहर फूफेंग स्थित था। शहर के बाहर निकलते ही खुले मैदान शुरू हो जाते थे। मूल रूप से गांव सरकारी सड़क के पास बिखरे हुए थे, लेकिन हाल के वर्षों में प्रशासन की सुविधा और डाकुओं से बचाव के लिए इन गांवों को भी गुवान शहर के भीतर स्थानांतरित कर दिया गया। लोगों को अपने मूल घरों को छोड़ने के लिए राजी करने के लिए पीठासीन अधिकारी ने एक व्यापक निर्णय लिया, जिसके तहत सरकार द्वारा आवंटित उपजाऊ भूमि पर पहले वर्ष के लिए कर में छूट दी गई तथा दूसरे वर्ष के लिए 1.5 कर की छूट दी गई तथा 5वें वर्ष तक कुछ मामूली छूट दी गई। 1 महीने के भीतर ही गुवान शहर के बाहर के लोग भी वहां आ गए। विद्वान ने लापरवाही से काम छोड़ दिया था, जिससे बेचारा प्रीफेक्चुरल गवर्नर आंखें फाड़े बिस्तर पर अकड़कर पड़ा रहा, दिन रात बिना नींद के। जब भी वह उस भयानक संख्या के बारे में सोचता, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता और उसके सिर में झुनझुनी होने लगती। उसका मन तो कर रहा था कि काश वह उस आलसी विद्वान को वहीं पकड़ ले और अपनी भड़ास निकालने के लिए उसे बुरी तरह पीट दे। लेकिन वास्तव में, क्योंकि ग्रामीणों को परेशान करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, गुवान शहर के बाहर आधिकारिक सड़क का काफी विस्तार किया गया था और वह सीधे आगे जाती थी। सड़क पर केवल कुरियर स्टेशन थे और कभी कभी कुछ पुराने बदमाशों के नेतृत्व में महान किन लौह सैनिक खुले मैदानों की छानबीन करते थे। इस स्थान पर ताकत की कमी थी, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसमें छिपने के लिए जटिल भूभाग का अभाव था। इस क्षेत्र में डाकुओं के पास जीवित रहने का कोई आधार नहीं था। इस प्रकार इस राजमार्ग से आगे फान्यांग काउंटी तक यात्रा निर्बाध थी, तथा इस मार्ग को चुनने वाले व्यापारियों की बढ़ती भीड़ के कारण इसमें सामान्य समय का केवल आधा समय लगा। वान बिनफेंग और उसके साथी चिकनी सड़क पर तेजी से आगे बढ़े और अगले दिन फूफेंग काउंटी छोड़कर पश्चिम की ओर एक पर्वत श्रृंखला में मुड़ गए। शाम होते ही वे घोड़े से उतर गए और अपने घोड़ों को पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ाते हुए गहरे और गहरे होते गए, जब तक कि तारे दिखाई देने लगे और चांद आसमान में ऊंचा लटकने लगा। गोंग यू के कदम रुक गए। कुछ देर तक दिशा जानने के बाद वह एक जंगली क्षेत्र की ओर चल पड़ा। वान बिनफेंग और अन्य लोग भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके शरीर हल्की हवा के प्रवाह की एक परत से गुजर गए हों, जिससे उनका दृश्य तुरंत बदल गया। वे अब भी जंगल में थे, लेकिन अब अपने मूल स्थान पर नहीं थे। आगे का इलाका काफी खुला था, जहां एक विशाल पत्थर की तलवार रखी थी, जो टूटी हुई चोटी जितनी बड़ी थी और आधी जमीन में गड़ी हुई थी। तलवार की मूठ पर 8 बड़ी लोहे की जंजीरें आपस में गुंथी हुई थीं, जो जमीन में गड़े 8 रास्तों की ओर खींच रही थीं। जंजीरें गहरी और भारी थीं, किसी मजबूत आदमी की कमर जितनी मोटी, हवा से अछूती। वे एक गंभीर और प्रभावशाली उपस्थिति का एहसास करा रही थीं, जो उस दृश्य से बिल्कुल अलग थी जो उन्होंने अभी अभी देखा था। वान बिनफेंग ने पहली बार ऐसी विधि देखी थी और वह बेहद हैरान था। उसने ऊपर देखा और पत्थर की तलवार पर कई बड़े बड़े अक्षर खुदे हुए देखे। हर किरदार अलग था, हर एक की अपनी शैली थी। ज्यादा स्ट्रोक वाले किरदार जटिल नहीं लगते थे और कम स्ट्रोक वाले किरदार भद्दे नहीं लगते थे। सिकुड़े हुए किरदार भारी थे और लंबे किरदार अचानक उभरे हुए। कुछ रोमांचकारी थे, जबकि कुछ बेलगाम ऊर्जा से भरे हुए थे।
हर वार एक बेहतरीन तलवार की चाल जैसा था, जिसमें दिव्य आकर्षण समाया हुआ था, जिससे युवक अनायास ही सिहर उठता था। उसकी गर्दन की त्वचा पर छोटे छोटे उभार उभर आते थे, मानो वह प्रतिरोध में अपनी तलवार निकालने वाला हो। उसी समय गोंग यू थोड़ा आगे बढ़ा। ऐसा लगा जैसे उनके चारों ओर ठंडक फैल गई हो, आंखों और चेहरे पर सीधे पड़ने वाली तीक्ष्णता तुरंत गायब हो गई। गोंग यू ने मुड़कर देखा कि जू किनशुंग और वांग गनफेंग लगभग एक साथ उस असामान्य अवस्था से बाहर निकल आए। उसने देखा कि बेली फैंग संघर्ष कर रहा था और फिर जोर से दहाड़ रहा था, जैसे ही वह तलवार के प्रभाव से बलपूर्वक बाहर निकला। और आमतौर पर सीधे सादे और गर्वीले तोबा यू ने अपना संयम वापस पाने के लिए कई सांसें लीं। हालांकि एक गहरा डर अभी भी उसकी निगाहों में मंडरा रहा था। उसने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया और फिर से देखने में असमर्थ हो गया। गोंग यू ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर कहा, यह हमारे संप्रदाय का प्रवेश द्वार है। यहाँ पर रखी तलवार पूर्वज द्वारा छोड़ी गई थी, जिस पर तलवार क्यूई उत्कीर्ण है तथा तलवारबाजी के 8 प्रकारों में विभाजित है, जिनमें से प्रत्येक का अपना दिव्य आकर्षण है। एक मार्शल कलाकार की साधना जितनी गहरी होती है, उसकी समझ उतनी ही गहरी होती है। मार्शल आर्ट के बिना सामान्य लोगों को कुछ भी असामान्य नहीं लगता। जैसे ही आवाज़ धीमी हुई, वांग गनफेंग और बाकी लोग अपनी पुरानी स्थिति से पूरी तरह मुक्त हो गए। ये सुनकर युवक ने ऊपर देखा और आखिरकार उसे तलवार की भयंकर चालों के बजाय पाठ की पंक्तियों का असली रूप दिखाई दिया। उसने राहत की सांस ली और धीरे से कहा, कियान समृद्धि और धार्मिकता की ओर ले जाता है, दुई नायक की सेना को प्रतिबिंबित करता है, जैन पहाड़ के भूतिया द्वार को सील करता है और ली आग के रथ को चलाता है। कान का पानी लहरों को हिलाता है, कुन की भूमि असीम रूप से एकजुट होती है, झेन की गड़गड़ाहट जोर से होती है, जून की लकड़ी पहाड़ों को स्थिर करती है। युवक थोड़ा स्तब्ध सा लग रहा था। उसे याद आ रहा था कि कैसे हर कदम पर उसके दृश्य बदल गए थे। उसने मन ही मन सोचा और फुसफुसाया, बगुआ शब्द, यह एक संरचना है। आज की दुनिया में बहुत से लोग मार्शल आर्ट में गठन के सिद्धांतों को एकीकृत करने का प्रयास करते हैं, जैसे कि नदी पार करने वाले अनगिनत काप, लेकिन गठन ग्रंथों के अध्ययन में वास्तविक रूप से यिन यांग, ताओवादी संप्रदाय और सैन्य परिवार के रणनीतिकारों के 3 स्कूलों तक ही सीमित है। पहला मुख्य रूप से विभिन्न ऊर्जाओं के प्रवाह के प्रबंधन पर केंद्रित है, जबकि दूसरा घातक सैन्य संरचनाओं पर केंद्रित है। यह अवश्य ही ताओवादी संप्रदाय का काम होगा। वांग गनफेंग ने पढ़ी हुई किताबों के आधार पर अपना निर्णय लिया और उसी समय गोंग यू की आवाज़ फिर से धीमी हो गई। मेरे पीछे आओ। यदि आप संरचना के 8 चक्करों में गलत कदम रखते हैं तो आप कोहरे में फंस जाएंगे और एक दिन बाद ही मुक्त हो सकेंगे। ये सुनकर सभी ने देर करने की हिम्मत नहीं की और गोंग यू के पीछे पीछे चल पड़े। किंगफिंग किनारे से आई तीनों युवतियां धीमी हो गईं और किसी को भटकने से बचाने के लिए पीछे पीछे चलने लगीं। उन्होंने 8 कदम उठाए। हर बार उनके सामने का दृश्य नाटकीय रूप से बदल गया। सभी के पास किंगगोंग था, लेकिन जब वे वहां से गुजरे तो उन्हें कोई असामान्यता महसूस नहीं हुई। वे इसके पीछे के सिद्धांत को नहीं समझ पाए और एक बिंदु पर वे अपनी मूल स्थिति में भी लौट आए। उस समय वांग गनफेंग को लगा कि गोंग यू गलत मोड़ ले गया है, लेकिन उसने बिना किसी हिचकिचाहट के दिशा की पुष्टि की और सबको एक छोटे से रास्ते पर ले चलता रहा। अचानक दृश्य विशाल हो गया। चांद और तारे विरल दिखाई देने लगे और दूर एक हरा भरा पहाड़ धुंधला सा दिखाई देने लगा। युवक ने अपने होंठ भींच लिए। अचानक उसके दिल में समझ आ गई। भूलभुलैया में फंसे सामान्य लोग जब स्वयं को प्रारंभिक बिंदु पर वापस पाते हैं तो स्वाभाविक रूप से यह मान लेते हैं कि वे गलत दिशा में चले गए हैं और सही रास्ता खोजने की आशा में उसी रास्ते पर वापस लौट आते हैं। लेकिन जो विकल्प आमतौर पर सही माना जाता है वह यहाँ सबसे गलत है। यद्यपि यह एक बागुआ संरचना है, इसे 8 बार पार करने पर सबसे कठिन बाधा संरचना नहीं बल्कि मानव हृदय है। युवक ने अपने दिल में आश्चर्य व्यक्त किया और अचानक उसे याद आया कि कुछ दिन पहले सु वेनचांग ने किंगफेंग एज का वर्णन करते हुए क्या उल्लेख किया था। छिपे हुए संप्रदाय तलवार स्कूल, जिनका कोई सांसारिक संबंध नहीं है, वे प्रवेश नहीं कर सकते। ये पता चला कि एक कदम उठाना ही भाग्य है। ये सोचते हुए युवक पीछे मुड़कर देखने से खुद को रोक नहीं सका, लेकिन उसने केवल घने पहाड़ी जंगल, शाखाओं और पत्तियों को एक दूसरे को काटते हुए देखा, जिससे जिस रास्ते से वे आए थे वह और भी अधिक एकांत और अथाह हो गया। गोंग यू की अभिव्यक्ति थोड़ी नर्म लग रही थी जब उसने दूर हरे पहाड़ की ओर देखा और धीरे से कहा, किंगफेंग एज, हम आ गए हैं। PS, ये दूसरा अपडेट है। हालांकि वे पहले ही हरे भरे पहाड़ देख चुके थे जहां किंगफेंग एज स्थित था, फिर भी संरचना से पहाड़ की तलहटी तक काफी दूरी थी। हालांकि रास्ता अपेक्षाकृत समतल था, फिर भी सभी को घोड़े पर सवार होकर गंतव्य तक पहुंचने में लगभग आधा घंटा लग गया। पहाड़ की तलहटी में पहुंचकर उसे गौर से देखा तो पाया कि हालांकि पहाड़ बहुत ऊंचा नहीं था, फिर भी वह काफी प्रमुख था। पहाड़ की तलहटी में एक आंगन था जहां एक महिला तलवार लिए पहरेदारी कर रही थी। उसने सफेद रंग का ओजस्वी वस्त्र पहना हुआ था। उसका रंग काफी कठोर था,
होंठ पतले और पीले थे जिससे वह उदासीन और अलग थलग सी लग रही थी। वह घर के अंदर ध्यान कर रही थी, लेकिन घोड़े की टापों की आवाज़ सुनकर उसने अपनी आंतरिक शक्ति को रोक दिया और बाहर चली गई। उसका हाथ पहले से ही तलवार की मूठ पर था। ये देखकर कि आगंतुक वांग एनफेंग और अन्य लोग थे, उसकी अभिव्यक्ति अंततः शांत हो गई। पहले एक मुस्कान आई और फिर उसने तोबा यू को पीछे आते देखा। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। हालांकि जब उसने वांग एनफेंग, बेली फैंग और दूसरों को देखा तो उसके चेहरे पर बर्फ की एक परत जम गई। गोंग यू के कुछ बातें समझाने के बाद ही वह शांत हुई, फिर भी भौहें चढ़ाए हुए उसने कहा, चूंकि यह सीनियर रेन का इरादा था इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं बाधा डालने की हिम्मत नहीं कर सकता। लेकिन अपनी आंखों का ख्याल रखना, अन्यथा भले ही मुझे महान बुजुर्ग द्वारा दंडित किया जाए, मैं आपको सिखाऊंगा कि नियमों का क्या अर्थ है। उसके शब्द तीखे और काफी अमित्र थे, जिससे वांग एनफेंग और बेली फैंग को घुटन महसूस हुई। समूह ने अपने सुंदर घोड़ों को अस्थायी रूप से यहीं छोड़ दिया और गोंग यू के पीछे पीछे पहाड़ की सीढ़ियों पर चढ़ गए। ये स्पष्ट नहीं था कि सीढ़ियां किस सामग्री से बनी थीं, लेकिन जहां भी वे कदम रखते, जैड प्रकाश की एक परत दिखाई देती जो लहरदार होकर फिर लुप्त हो जाती, एक रहस्यमयी दृश्य। लेकिन बेली फैंग इस खूबसूरत दृश्य की सराहना करने के मूड में नहीं था। चोर की तरह सतर्क रहने के कारण उस युवक के मन में गुस्सा भरा हुआ था। हालांकि उसका स्वभाव साहसी था, लेकिन उसे नुकसान सहना पसंद नहीं था। वह लगभग अपना धैर्य खो चुका था और अपनी मुंह ब्लेड छीनकर उस महिला पर चिल्लाना चाहता था, क्या बात है, तेरी माँ को 14 है। फूफेंग अकादमी की प्रतिष्ठा बनाए रखने की चिंता के कारण उसने आखिरकार कोई हरकत नहीं की, लेकिन फिर भी उसे असहजता महसूस हुई। कुछ कदम चलने के बाद उसने अपनी गति धीमी की और वांग एनफेंग के पास पहुंच गया। उसने पहले चुपके से गोंग यू की ओर देखा। कई दिनों तक साथ साथ सफ़र करने के बाद बेली फैंग को पता था कि हालांकि यह बुजुर्ग महिला रूखी और गुस्सैल लग रही थी, लेकिन असल में वह एक नेकदिल इंसान थी। हालांकि उसे पता था कि खुलकर बोलना थोड़ा अशिष्टता भरा होगा, फिर भी वह इतना असहज महसूस कर रहा था कि वह खुद को रोक नहीं पाया, क्योंकि वह खुद को कभी रोक नहीं पाया। इसलिए उस युवक के पास जाकर उसने अपनी शिकायत फुसफुसाते हुए कही, एनफेंग, अभी जो सीनियर था वो बहुत ज्यादा था। वांग एनफेंग ने उसकी तरफ देखा और देखा कि उसका दोस्त भौहें चढ़ाए बुदबुदा रहा था। आखिरकार हम यहाँ जन्मदिन की बधाई देने के लिए मेहमान हैं। हमारा स्वागत न करना एक बात है, लेकिन हमारे साथ ऐसा व्यवहार करना मानो हम चोर हों। मुझे बताओ, दुनिया में ऐसा तर्क कहाँ मौजूद है। वांग एनफेंग ने हंसते हुए ऊपर देखा कि गोंग यू ने कोई असामान्य प्रतिक्रिया तो नहीं दिखाई और बेली फैंग को आवाज़ धीमी रखने का इशारा किया। युवा सैनिक कुछ उदास सा महसूस कर रहा था। वांग एनफेंग ने अपना सिर हिलाया, लेकिन फिर उसे मास्टर युआनसी की बात याद आ गई और वह धीरे से हंसा, धीमी आवाज में एक मजाक करने लगा। आखिरकार पहाड़ के नीचे वाली औरत एक बाघिन है और तुम सब लोग बड़े सुअर जैसे हो। अप्रत्याशित रूप से एक स्पष्ट आवाज ने हस्तक्षेप किया, जिससे वांग एनफेंग और बेली फैंग चौंक गए। जब वे मुड़े और देखा तो उन्हें सफ़ेद लबादा पहने एक लड़की दिखाई दी जो न जाने कब उनके पास आ गई थी। उसकी जैड हेयरपिन उसके बालों को थामे हुए थी, उसकी आंखें साफ और अलग थीं। जब वह मुस्कुरा नहीं रही थी तो उसके हाव भाव ठंडे थे, लेकिन उसकी मुस्कान में 2 हल्के गड्ढे थे जो काफी मिलनसार थे। ये किंगफेंग एज की एक शिष्या जीगू थी जो उनके साथ यात्रा कर रही थी। कई दिनों में ये पहली बार था जब उसने उन दोनों व्यक्तियों से बात की थी। किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई करने की कोई वजह होने के बावजूद वांग एनफेंग और बेली फैंग को कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई। हालांकि लड़की आत्मविश्वास से भरी और सीधी सादी लग रही थी, उसकी नज़र बेली फैंग पर नहीं बल्कि उत्सुकता से भरी वांग एनफेंग पर टिकी थी। जब से उसने कुछ दिन पहले नीली शर्ट वाले युवक को शहर के किनारे जीथर बजाते देखा था, तब से वह वांग एनफेंग के बारे में जानने को उत्सुक थी। अधिकांश समय पहाड़ों में रहने के कारण उसने बाहरी लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं की थी, तथा वांग एनफेंग और अन्य लोगों के आसपास के माहौल के कारण भी उसके लिए बातचीत में शामिल होना मुश्किल हो गया था। अब संप्रदाय के प्रवेश द्वार पर लौटकर और ज्यादा निश्चिंत होकर और बातचीत के लिए एक विषय पाकर वह बिना सोचे समझे बोल पड़ी। अपनी गलती का एहसास होने पर वह थोड़ी शर्मा गई, उसका चेहरा हल्के गुलाबी रंग से लाल हो गया, उसकी आंखें चमक उठीं। वह निर्भीकता से उन दोनों पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हुई बोली, चाचा मास्टर जुवान हमेशा से ऐसे नहीं थे, वह वास्तव में एक अच्छे इंसान हैं। बात बस इतनी है कि जब वह पहाड़ों को छोड़कर जियांगू में प्रवेश कर गई तो उसे कुछ घटनाओं का सामना करना पड़ा और उसके मन में पुरुषों के प्रति बहुत अधिक सतर्कता आ गई। वांग एनफेंग और बाकी लोग पहले से ही अंदाज़ा लगा सकते थे कि कहानी आगे कहाँ जा रही है, लेकिन चूंकि कई दिनों में ये पहली बार था जब वे गुप्त संप्रदाय के इस शिष्य से बात कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने इस मौके का इस्तेमाल बातचीत शुरू करने के लिए किया। दोनों पक्ष एक दूसरे से जुड़ने में रुचि रखते थे, इसलिए बातचीत काफ़ी मज़ेदार रही।
जब वे पहाड़ पर चढ़े तब तक वे एक दूसरे से काफी परिचित हो चुके थे। पहाड़ की चोटी पर पहुंचते ही उन्हें तुरंत युद्ध प्रशिक्षण मैदान के बीचों बीच एक बड़ी पत्थर की तलवार खड़ी दिखाई दी, जिसके ब्लेड पर किंग फेंग एज लिखा हुआ था। तलवार तेज और बेकाबू थी, मानो अभी फूटने वाली हो। इस समय तक रात काफी गहरी हो चुकी थी और प्रशिक्षण मैदान पर कोई शिष्य नहीं था। किंग फेंग एज स्वॉर्ड संप्रदाय को हर जगह लाल मोमबत्तियों और लालटेनों से सजाया गया था, जो महान बुजुर्ग के जन्मदिन के कारण उत्सव का एक दृश्य था। तभी दो स्वागत करने वाले शिष्य आगे बढ़े। दोनों के हाथ में तलवार थी, लेकिन उनके दाहिने हाथ में लाल लालटेनें थीं, जो आसपास के अंधेरे को दूर कर रही थीं। उन्हें पहाड़ की तलहटी से आए कबूतरों ने सूचना दी थी कि मेहमान आ रहे हैं और यहाँ इंतजार कर रहे हैं। समूह को ऊपर चढ़ते देख वे अपना सम्मान प्रकट करने के लिए आगे आए। गोंग यू को प्रणाम किया और उन्हें अंकल मास्टर कहकर संबोधित किया। गोंग यू ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर मुड़कर कहा, चूंकि आज देर हो चुकी है, इसलिए आपको आज रात अतिथि कक्ष में आराम करना चाहिए। कल सुबह आप हमारे संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख से मिलने जा सकते हैं। यद्यपि वांग गनफेंग और उनके 3 साथी ताकत में काफ़ी कम थे, फूफेंग अकादमी से होने और एल्डर रेन और मास्टर से कार्यभार प्राप्त करने के साथ साथ पुस्तकें रखने के कारण उन्हें संप्रदाय नेता से भी मिलना चाहिए। यह अनिश्चित था कि महान बुजुर्ग प्रकट होंगे या नहीं। महान बुजुर्ग के बारे में सोचते हुए, जो लगभग उसकी अपनी दादी की तरह थे, गोंग यू का चेहरा थोड़ा नर्म हो गया। वांग गनफेंग और उनके साथी लंबी दूरी तय करके अपनी आंतरिक शक्ति के सहारे होने के बावजूद कुछ थके हुए महसूस कर रहे थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। गोंग यू को मुट्ठी से सलामी देने के बाद वे लालटेन लिए स्वागत करने वाले 2 शिष्यों के पीछे पीछे चल पड़े और कुछ ही क्षणों में आंखों से ओझल हो गए। गोंग यू ने अपने 3 साथी शिष्यों की ओर देखा और उदासीनता से कहा, आप सब भी वापस आ सकते हैं। इस दौरान जब आप जियांगू नदी पार करें तो अपने विचार और अनुभव लिख लें। कल मैं उनकी समीक्षा करूंगा। हर मुठभेड़ एक दिन आपकी जान बचा सकती है, उन्हें हल्के में न लें। हाँ अंकल मास्टर। गोंग यू ने सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ा, लेकिन उसी पल उसे कुछ याद आया। उसके कदम रुक गए, फिर वह पलटा और चिल्लाया, जी गो। वह युवा लड़की जो अभी अभी वांग गनफेंग के साथ बातचीत कर रही थी, थोड़ी स्तब्ध दिखी और मुट्ठी बांधकर अभिवादन किया। शिष्य यहाँ है। तुमने अभी अभी अपने बुजुर्गों के निजी मामलों पर लापरवाही से चर्चा की। दंड के रूप में तुम्हें संप्रदाय के नियमों की नकल करनी होगी। जीगू का दिल थोड़ा शांत हो गया, क्योंकि उसने बोलने से पहले ही खुद को तैयार कर लिया था। लेकिन यह संप्रदाय के नियमों की मात्र 30 पुनरावृत्तियां थीं। लड़की को तो इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी, लेकिन गोंग यू के उदासीन होंठ थोड़े से फड़कने लगे। उसकी आवाज़ शांत रही। 300 पुनरावृत्तियां। किसी बाहरी व्यक्ति की उपस्थिति न होने के कारण किंग फेंग एज की 3 युवतियां अब अपनी सामान्य अलगाव की स्थिति में नहीं रहीं, बल्कि 15 या 16 वर्ष की सामान्य लड़कियों की तरह दिखाई देने लगीं। जीगू एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसे दया की भीख मांगने का मौका नहीं मिला, क्योंकि गोंग यू पहले ही अपनी तलवार लेकर भाग चुका था। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई जब उसने हल्के से कहा, आज रात तुम्हें नींद नहीं आएगी। डॉट 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 डॉट। किंग फेंग एज, संप्रदाय नेता का अध्ययन। यद्यपि रात काफी गहरी थी, फिर भी एक मंद लाल मोमबत्ती अध्ययन कक्ष को रोशन कर रही थी। एक महिला मेज के सामने बैठी थी और ध्यानपूर्वक मेज पर रखे पत्रों को पढ़ रही थी। किंग फेंग एज की पोशाकें आमतौर पर सादी और सरल होती थीं, लेकिन इस महिला द्वारा पहना गया सफ़ेद वस्त्र आम शिष्यों के वस्त्रों से अलग था। नीले रेशमी वस्त्र के कफ और कॉलर पर सुनहरे धागों के जटिल डिज़ाइन थे, जिनमें 3 परतें एक दूसरे पर चढ़ी हुई थीं, जो अधिकार का एहसास देती थीं। एक फीनिक्स पक्षी मानो उड़ने के लिए तैयार था, उसके काले काले बाल बंधे हुए थे। वह कभी कभी कुछ लिखती, कभी कभी सोच में डूबकर भौहें सिकोड़ लेती। उसकी आंखों के कोनों पर अब बारीक रेखाएं दिखाई देने लगी थीं और कनपटियों पर कुछ सफ़ेद बाल झांक रहे थे, फिर भी उसमें अब भी एक शांत और गरिमा में आकर्षण था। आखिरकार यह महान बुजुर्ग का 70वां जन्मदिन था। नोबलबन कॉम की विशेष सामग्री का आनंद लें। ऊपरी तीसरे रैंक का एक ग्रैंड मास्टर। हालांकि किंगफेंग किनारा एक गुप्त संप्रदाय था, फिर भी फूफेंग अकादमी, स्वर्गीय पर्वतीय संप्रदाय और कई अन्य जियांगहू शूरवीरों और साधुओं के कई परिचित उसके साथ थे, जो 8 दिनों में किंगफेंग किनारे पर इकट्ठा होते थे। संप्रदाय की मुखिया होने के नाते उसे अभी भी कई मामलों को संभालना था। कुछ छोटी मोटी समस्याओं पर विचार करने के बाद उसने ब्रश नीचे रख दिया। महिला ने अपनी कनपटियां रगड़ी, उसे थकान का एक दुर्लभ एहसास हुआ। 50 से अधिक की उम्र होने के कारण लड़ने के लिए तलवार निकालना कोई मुद्दा नहीं था, लेकिन इन संप्रदाय के मामलों को संभालने से उसकी ऊर्जा पहले से कहीं अधिक खत्म हो गई। महिला ने धीरे से आह भरी और कड़क चाय का घूंट लिया। कुछ ही देर पहले ताज़ा बनी और उबली हुई चाय पहले ही ठंडी हो चुकी थी। गहरी रात में अकेले केवल बुझती मोमबत्ती की हल्की सी चमक और चाय की ठंडक के साथ
इन क्षणों के संग्रह ने उसे अनिवार्य रूप से अकेलापन महसूस कराया और उसे अचानक वे दिन याद आ गए जब उसने दिव्य हथियार वुफेंग पर नियंत्रण नहीं किया था। वह अभी भी जियांगू नदी पर स्वतंत्रतापूर्वक यात्रा कर सकती थी, अभी भी अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकती थी। ऐसा कैसे हुआ कि अब उसकी उम्र 50 से अधिक हो गई है? ऐसा लग रहा था जैसे कल ही वह जियांगू नदी पार कर रही थी, लेकिन आज उसने खुद को एक अध्ययन कक्ष में बैठकर संप्रदाय के कामकाज का प्रबंधन करते हुए पाया। इन सांसारिक कार्यों के बारे में सोचकर उसके दिल में कुछ नाराजगी महसूस हुई। यदि ऐसा ही चलता रहा तो उसके बाल और अधिक झड़ जाएंगे। एक आह भरते हुए उसने अपने कप में ठंडी चाय खत्म की और पढ़ना जारी रखने ही वाली थी कि दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। गुरुजी, आपके शिष्य गोंगयू आपसे मिलने का अनुरोध कर रहे हैं। PS पहला अपडेट यहाँ है। किंगफेंग एज के अतिथि कक्ष के बाहर वांग वेनफेंग ने उस शिष्य को धन्यवाद दिया जिसने उन्हें अंदर पहुंचाया था और कमरे में प्रवेश किया। किंगफेंग एज का पूरा संप्रदाय न्यूनतम शैली का पक्षधर प्रतीत होता था। अतिथि कक्ष काफी सादा था। वांग वेनफेंग ने अपने बैग से चकमक पत्थर निकाला और लाल मोमबत्ती जलाए। हालांकि देर हो रही थी, फिर भी उसे थकान महसूस नहीं हुई और वह मेज पर बैठा रहा, अपनी उंगलियों से मोमबत्ती के नर्म हिस्से को आलस्य से दबाता रहा और मन ही मन अपने हाल के अनुभवों पर विचार करता रहा। आपकी अगली किताब novelbun.com पर उपलब्ध है। मास्टर और श्री यंग चाहते थे कि वह उन प्राचीन ग्रंथों को खोजे जिनमें पुराने गोलाकार मोतियों का उल्लेख है। हालांकि उन्हें सबसे अधिक चिंता जियांगू के व्हाइट टाइगर हॉल नामक संगठन की थी। उन मार्शल कलाकारों के बयान के अनुसार फुफेंग काउंटी शहर छोड़ने के बाद से वे उसका, बेली फैंग और जू किनशून का पीछा कर रहे थे और उनके निशाने पर वे ही थे। इससे उन्हें मास्टर नी घटना, जो त्रासदी का मूल स्रोत थी, के बारे में कुछ संदेह हुआ। महान किन की इस विशाल भूमि में यह अविश्वसनीय था कि कोई व्यक्ति 20 साल पहले एक परिवार का कत्लेआम कर सकता था और फिर भी लंबे समय तक जीवित रह सकता था और समृद्ध हो सकता था, निस्संदेह शाही दरबार में किसी बड़े शख्स की सहमति से। और व्हाइट टाइगर हॉल का इस बड़े शख्स के साथ अटूट रिश्ता होगा। लाल मोमबत्ती की लौ टिमटिमा उठी और वांग वेनफेंग की उंगली के तलवे को जला दिया। युवक ने दर्द से तेजी से अपना हाथ पीछे खींच लिया और उसकी उंगली पर धीरे धीरे बहते खून की तरह लाल मोम का एक धब्बा जम गया। वांग वेनफेंग ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया, अपने भटकते विचारों को रोका और व्हाइट टाइगर हॉल शब्दों को अपने मन में उकेरा। ठोस मोम को छीलकर उसने लापरवाही से उसे आग में फेंक दिया। मोमबत्ती की रोशनी एक क्षण के लिए काम उठी और कमरे में परछाइयां नाचने लगी, मानो कोई काला और विशाल प्राणी वहां खड़ा हो। जैसे ही शिष्य नहाने के लिए गर्म पानी लाया, दरवाजे पर दस्तक हुई। युवक ने जवाब दिया और दरवाज़ा खोलने के लिए खड़ा हो गया। उसके शरीर ने मोमबत्ती की रोशनी को रोक दिया और कमरे पर एक धुंधली सी परत छा गई। अनजाने में उसने लौ के आसपास के नर्म हिस्से को एक शंकु का आकार दे दिया था, मानो कोई पिंजरा हो जिसमें बाती अंदर फंसी हो, जिससे लौ ढंक गई हो और रोशनी बंद हो गई हो। लौ ने धीरे धीरे उसके वायुरोधी पिंजरे को पिघला दिया। डॉट 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 डॉट। अगले दिन एक अच्छी, शांत और स्वप्नरहित नींद वाली रात। ऊपरी तीसरे रैंक ग्रैंड मास्टर की अफवाह के कारण सुरक्षा की खातिर वांग वेनफेंग ने शाओलिन मंदिर में प्रवेश नहीं किया। हालांकि किसी ने उन्हें ऐसा नहीं बताया था, उन्होंने पहले ही महसूस कर लिया था कि बुद्ध मोती एक असाधारण खजाना लग रहा था। बेशक इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल इन मोतियों के साथ ही वह अपने स्वामी और श्री यंग से मिल सकेगा। केवल यही बात युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। नींद दूर करने के लिए ठंडे पानी से नहाकर वांग वेनफेंग तलवार लिए अतिथि कक्ष से बाहर निकला। आगे देखते हुए उसने बादलों को उमड़ते घुमड़ते और दिन की पहली किरणें देखीं, जिसने उसके मन को तरोताज़ा कर दिया। चीड़ के पेड़ों के बीच से हवा बह रही थी और उसे हवा में तलवारों की तेज आवाज़ और एक युवती की हल्की सी चीखें सुनाई दे रही थीं। वांग वेनफेंग को अचानक यह एहसास हुआ कि ये किंगफेंग एज के शिष्य होंगे जो भोर में अपनी मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहे होंगे। जियांगू में मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहे अन्य लोगों पर जासूसी करना बहुत बड़ी मनाही थी, विशेष रूप से एक छिपे हुए तलवार संप्रदाय के लिए। युवक का इरादा तो बस यूं ही टहलने का था, लेकिन इस विचार ने उसे यह विचार त्यागने पर मजबूर कर दिया। उसे याद आया कि गोंगयू ने पिछली रात कहा था कि वह उन्हें आज किंगफेंग एज के संप्रदाय प्रमुख से मिलवाने ले जाएगा। वह बस गोंगयू के इंतजाम का इंतजार करने के लिए कमरे में लौट आया। थोड़ी देर बाद, जैसी कि उम्मीद थी, किंगफेंग एज का एक शिष्य उसे ढूंढता हुआ आया। वांग वेनफेंग लड़की का पीछा करते हुए प्रशिक्षण मैदान और कई भव्य हॉलों से गुजरते हुए एक साइड रूम में पहुंच गए। बेली फैंग और बाकी लोग वहां पहले से ही मौजूद थे, लेकिन गोंगयू नाश्ते और चाय के बाद ही कहीं दिखाई दिया। सफ़ेद स्कर्ट पहने गोंगयू आखिरकार तलवार लिए अंदर दाखिल हुई। उसकी अभिव्यक्ति हमेशा की तरह एकाकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर मेकअप का स्पर्श था और उसकी सफ़ेद पोशाक की शैली बदल गई थी, कुल मिलाकर लगभग वही, फिर भी विवरण में अधिक उत्तम। अपने होठों को थोड़ा सा खोलकर गोंगयू ने सबको अपने पीछे चलने को कहा।
लगभग 10 मिनट चलने के बाद वे किसी आधिकारिक हॉल की ओर नहीं बल्कि एक बगल वाले कमरे में पहुंच गईं। वांग वेनफेंग थोड़ा हैरान हुआ, फिर उसे समझ आ गया। ये कार्रवाई फूफेंग से आए 4 आगंतुकों को अपने करीबी जूनियर के रूप में मानने के लिए आरक्षित थी। गोंग यू दरवाजे पर रुका, धीरे से सांस ली और फिर धीरे से दस्तक देते हुए कहा, गुरुजी, आपका शिष्य गोंग यू आपसे मिलना चाहता है। तभी एक कोमल महिला की आवाज ने जवाब दिया, अंदर आओ, युए। गोंग यू ने अपना संयम संभाला, दरवाज़ा खोला और वांग वेनफेंग व अन्य लोगों को अंदर ले गई। एक महिला, जो भव्य पोशाक पहने हुए थी, मुख्य सीट पर बैठी थी। उसका व्यवहार गरिमामय और शालीन था। उसके काले बालों को फीनिक्स जेड हेयरपिन से पिन किया गया था। उसके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी और उसका आभामंडल किसी भी वीर पुरुष से कम नहीं था। बिना किसी परिचय की आवश्यकता के वांग वेनफेंग और अन्य लोगों ने उसकी पहचान समझ ली। एक और सीट पर एक और महिला बैठी थी जिसके बाल एकदम काले थे और गोंग यू से तीन बातें मिलती जुलती थीं, लेकिन शान में उससे भी ज्यादा। उसकी मौजूदगी को नज़रअंदाज करना नामुमकिन था। वह चाय का प्याला पकड़े, उसकी आंखें साफ थीं और वह शांति से चाय में तैरती पत्तियों को देख रही थी। उसके बगल में एक मेज पर लकड़ी की तलवार रखी थी। गोंग यू संप्रदाय प्रमुख को सम्मान देने के लिए आगे बढ़ी और फिर महिला की ओर मुड़ी। उसके चेहरे पर घबराहट और प्रशंसा के भाव कम ही दिखाई दे रहे थे। उसने धीमी आवाज में कहा, महान बुजुर्ग। वांग वेनफेंग क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। उन्हें अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने अजीब तरह से बैठी हुई महिला को देखा और देखा कि कैसे उसने एक हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी नज़रें उठाईं और कुछ असहज गोंग यू को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके चेहरे के भाव थोड़े सुडौल थे। उसने थोड़ा सिर हिलाते हुए कहा, हमारी आखिरी मुलाकात को काफ़ी समय हो गया है। यू एर और भी अधिक सुंदर हो गया है। गोंग यू ने अपने होंठ भींच लिए और कुछ नहीं कहा। हालांकि वांग वेनफेंग ने उसकी आंखों में स्पष्ट रूप से एक खुशी भरी चमक देखी। तभी मेज के शीर्ष पर बैठे संप्रदाय के नेता ने अपना गला साफ किया और सबका ध्यान आकर्षित करते हुए धीरे से कहा, आप लोग बहुत दूर से आए हैं और यह आपके लिए थकाने वाला रहा होगा। यहाँ कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, कृपया बैठ जाइए। तभी वांग वेनफेंग और अन्य लोगों को अपने आचरण में हुई चूक का एहसास हुआ। उन्होंने जल्दी से माफी मांगने के लिए झुके और फिर एक तरफ लकड़ी की कुर्सी पर अपनी सीट ले ली। हालांकि किसी ने भी एल्डर किंगफेंग एज के बगल में बैठने की हिम्मत नहीं की। संप्रदाय के नेता ने इस विवरण पर ध्यान दिए बिना हंसते हुए वांग वेनफेंग और अन्य लोगों के साथ सहजता से बातचीत की। हालांकि निश्चित रूप से अधिकांश समय संप्रदाय के नेता ही बोलते थे, जबकि वांग वेनफेंग और अन्य लोग सम्मानपूर्वक सुनते थे। बातचीत में मार्शल आर्ट के सिद्धांतों और जियांगू के अनुभवों पर चर्चा हुई, जिसने वांग वेनफेंग और अन्य लोगों को बहुत प्रभावित किया और यह काफ़ी ज्ञानवर्धक साबित हुआ। इस बीच महान बुजुर्ग शांत रहे, एक शब्द भी नहीं बोले। उनकी आंखें शांत थीं और वे अपने हाथों में चाय के कप को देख रहे थे। आखिरकार एक प्रतिष्ठित संप्रदाय प्रमुख होने के नाते झू लिंग के पास वांग वेनफेंग और अन्य लोगों से मिलने के कई कारण थे, लेकिन इन दिनों इतना कुछ हो रहा था कि कारण चाहे जो भी हो, ज्यादा देर रुकना नामुमकिन था। इसलिए थोड़ी देर बाद उन्होंने बोलना बंद कर दिया, चाय का प्याला पकड़े हुए, चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लिए और चुप हो गए। स्वाभाविक रूप से माहौल को भांपते हुए वांग वेनफेंग और उनके साथी वहां से चले गए। वे चुपचाप आंगन से बाहर चले गए। जैसे ही वे आंगन से बाहर निकले, वांग वेनफेंग और अन्य लोगों ने लगभग एक साथ ही सांस छोड़ी। उनके चेहरे पर स्पष्ट रूप से आराम दिखाई दे रहा था। इतना तो बेली फैंग ने उस असहज भावना को परिभाषित करने के लिए एक शब्द खोजने की कोशिश की जो उसने अनुभव की थी, लेकिन वह केवल बार बार अपनी जीभ क्लिक कर पा रहा था। जू किनशुंग ने हल्के से हंसते हुए कहा, भावुक होते हुए उसने कहा, उस महान बुजुर्ग और किंगफेंग एज के वर्तमान संप्रदाय नेता से मिल पाना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। फिर भी उनके हाव भाव अलग अलग थे, क्योंकि वे महान बुजुर्ग के बारे में सोच रहे थे जो 20 वर्ष से अधिक उम्र के नहीं लग रहे थे। जू किनशुंग कोशिश करने के लिए उत्सुक दिख रही थी, जबकि तोबा यू के चेहरे पर लालसा की झलक दिख रही थी जब उसने आह भरी। ऊपरी तीसरा रैंक। महान बुजुर्ग सचमुच बहुत अच्छे लग रहे थे। तुम भी बहुत प्यारे हो। यह आवाज आगे से आई, जिससे सभी लोग चौंक गए और फिर उन्होंने ऊपर देखा तो सफ़ेद वस्त्र पहने महान बुजुर्ग दिखाई दिए। बालों को स्याही की तरह काला और कपड़ों को बर्फ से भी अधिक सफ़ेद रंग के साथ साधारण रंगों ने एक स्पष्ट और प्रभावशाली छवि बनाई। वह चुपचाप तोबा यू को देखता रहा। न जाने क्यों तोबा उस महान बुजुर्ग के आकर्षण की ओर अनायास ही आकर्षित हो गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसने जल्दी से अपनी नज़रें फेर ली और आगे देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उस समय महान बुजुर्ग की निगाहें वांग वेनफेंग पर गईं। उनकी आंखों में भावनाओं की झलक दिख रही थी। वह धीरे से बोला, क्या वह अभी भी ठीक है? वांग वेनफेंग क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। फिर उन्हें एहसास हुआ कि महान बुजुर्ग किसकी बात कर रहे थे, क्योंकि उनकी खुद की भूमिका पुस्तकों की देखभाल करने वाले की थी। उन्होंने झुकते हुए जवाब दिया, मैं उसके मूड के बारे में निश्चित नहीं हूँ एल्डर।
मैं केवल इतना जानता हूं कि वह प्रतिदिन पढ़ता है और संतुष्ट दिखता है। पढ़ने का जिक्र सुनकर महान बुजुर्ग उदास दिखाई दिए, हालांकि वांग वेनफेंग ने उनकी अभिव्यक्ति का गलत अर्थ निकाला होगा। अगले ही पल सफ़ेद कपड़े वाली आकृति गायब हो चुकी थी। यह विधि मात्र क्विंगोंग से कहीं अधिक उन्हें लगभग एक दिव्य प्राणी के समान बना देती थी, जिसके कारण तोबा यू और बेली फैंग ग्रैंड मास्टर के कौशल पर आश्चर्यचकित हो जाते थे। जू किनशूंग के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए, वह अंदर से चौंक गया। वांग वेनफेंग अनजाने में ही इसकी तुलना मिस्टर यंग से कर रहा था। झिझकते हुए भी उसे लग रहा था कि मिस्टर यंग शायद इतने सहज और शक्तिशाली कारनामे नहीं कर सकते। उसके चेहरे के भाव बदल गए और उसने अनजाने में एक तेज सांस ली। जू किनशूंग ने उस युवक की असामान्य प्रतिक्रिया देखकर समझ लिया कि वह भी उसके जैसा ही महसूस कर रहा है। उसने धीरे से सांस छोड़ते हुए कहा, संप्रदाय नेता का पद त्यागने के बाद से महान बुजुर्ग ने दिव्य हथियार 5 फीनिक्स तलवार को छोड़ दिया है और अपने दुश्मनों का सामना करने के लिए केवल एक लकड़ी की तलवार का उपयोग करते हैं। जियांगू को लगता था कि उसकी ताकत कम हो गई है, लेकिन आज हमने इसके विपरीत देखा। वांग वेनफेंग ने गंभीरता से सिर हिलाया। बेली फैंग को जू किनशूंग की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था। वह उलझन में मुड़ा और पूछा, तुम सब क्या बात कर रहे हो? जू किनशूंग ने बोलना बंद कर दिया, हल्के से हंसी और अपना सिर हिलाते हुए कहा, कुछ खास नहीं, बस ग्रैंडमास्टर के तरीकों पर आश्चर्य हो रहा है। बेली फैंग की उलझन तुरंत दूर हो गई, लेकिन तोबा यू कुछ हद तक आश्वस्त नहीं लग रहा था। उसने वांग वेनफेंग की ओर देखा, फिर जू किनशूंग की ओर देखा, जो पुरुष वेश में थी, फिर भी जैद जैसी सुंदर थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया, लेकिन फिर उसे कुछ याद आया और उसकी आंखों में एक चमक सी चमक उठी। वांग वेनफेंग की ओर देखते हुए उसने कहा, भाई वांग, आप किताबों के रखवाले हैं, अपनी अगली किताब यहाँ पढ़ें। ओह हाँ, युवा लड़की की आंखें और भी चमक उठी जब वह आगे बढ़ी और धीमी आवाज में पूछा, तो फिर क्या आप एल्डर रेन और किंगफेंग एज के महान एल्डर के बीच के संबंध के बारे में जानते हैं? वांग वेनफेंग अपनी हंसी रोक नहीं पाए और उन्होंने लड़की के पते में हुए बदलाव के बारे में अपनी जिज्ञासा को भी दरकिनार कर दिया और अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं ऐसे मामलों के बारे में कैसे जान सकता हूँ? तोबा यू के चेहरे पर निराशा के भाव थे और वह धीरे से बुदबुदाए, अफसोस की बात है, अगर ये बताया गया तो मुझे डर है कि यह किंगफेंग एज के संस्थापक की कहानी से प्रतिस्पर्धा कर सकता है। समूह कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गया, उनके दिलों में उसकी अत्यधिक कल्पनाशील और अवास्तविक विचारों पर हंसी और आंसू घुल गए। उन्होंने जियांगू के एक सुप्रसिद्ध मामले का उल्लेख किया। 300 साल पहले किंगफेंग एज के संस्थापक एक आश्चर्यजनक रूप से प्रतिभाशाली तलवारबाज थे, जो बेहद खूबसूरत थे। उनके पास दिव्य तलवार कौशल और हृदय की पवित्रता थी, जिसे केवल सांसारिक विचारों से रहित शब्दों से ही वर्णित किया जा सकता था। उन दिनों एक युवा तलवारबाज उसके साथ जियांगू से होकर गुजरा और जिंदगी मौत का सामना किया। नशे में धुत होकर उसने अपनी भावनाएं जाहिर की, लेकिन उसे धीरे से मना कर दिया गया। एक बार होश में आने पर वह पश्चाताप से भरा हुआ था, यह महसूस करते हुए कि वह एक उपद्रव था। उसने स्वर्गीय पर्वत पर वापस जाने की कसम खाई और जब तक जियांगू वहां रहेगी तब तक उसके पास कभी नहीं लौटने की कसम खाई, ताकि वह दिखा सके कि वह अब अपने प्रिय मित्र को परेशान नहीं करेगा और उसे सहज रखेगा। जहां तक किंगफेंग एज की संस्थापक की बात है, तो वह सांसारिक दुनिया से थक चुकी थी और दिव्य तलवार को धूल में नहीं जाने देना चाहती थी। इसलिए वह भी पहाड़ों से परे एक पहाड़ पर चली गई और फिर कभी जियांगू में पैर नहीं रखा और अपनी तलवार की लटकन और एक पत्र स्वर्गीय पर्वत को भेज दिया। किंगफेंग के इरादे को कौन समझ सकता है? मैं पहले ही जियांगू से बाहर आ चुका हूँ, तुम्हें पहाड़ से नीचे उतरना होगा। युवा तलवारबाज मात्र 22 अक्षरों का पत्र पकड़े हुए स्वर्गीय पर्वत की बर्फीली सतह पर बैठा था। उसका निचला हिस्सा ठंड से नीला पड़ रहा था। वह पढ़ता और सोचता रहा, अंततः उसने अपनी तलवार खींच ली और चल पड़ा। अपनी तलवार से उन्होंने दुनिया के राक्षसों को कुचला, अपने शत्रुओं को काट डाला, सबसे बहादुरों को हराया और एक शताब्दी से भी अधिक समय तक प्रसिद्ध रहे, दूर दूर तक अपराजित रहे। स्वर्गीय पर्वत की शिक्षाओं को आगे बढ़ाया और संप्रदाय को 7 महान संप्रदायों में स्थान दिलाया तथा तलवारबाजी की पवित्र भूमि का प्रतिष्ठित खिताब दिलाया। जीवन भर प्रसिद्धि और सफलता का आनंद लेने के बाद जब उनका निधन हुआ, तब भी उनके पास केवल उन वर्षों की तलवार की लटकन ही थी। पूर्ववर्तियों की शान शौकत को याद करके सभी लोग बहुत भावुक हो गए। जू किनशून को भी प्रशंसा और अफसोस का मिला जुला एहसास हुआ और उसने आह भरी कि वह उन 2 अद्भुत प्रतिभाशाली तलवारबाजों के युग में पैदा क्यों नहीं हुई। उस क्षण तोबा यू ने फिर से अपना सिर झुकाया, गहरी सोच में डूबी और गंभीरता से सोचा, आप क्या सोचते हैं चून की महान बुजुर्ग? इतने युवा हैं, क्या किंगफेंग एज के संस्थापक अभी भी जीवित हो सकते हैं? ये सुनकर बेली फैंग हताश होकर आंखें घुमाते हुए बोला, आप क्या बकवास कर रहे हैं? यदि ऐसा होता तो क्या जियांगू में हर जगह ऊपरी तृतीय श्रेणी के ग्रैंड मास्टर नहीं होते?
बेली फैंग की बात सुनकर तोबा यू को गुस्सा आने ही वाला था। उसका चेहरा थोड़ा सख्त हो गया और वह कुछ उदास सी लग रही थी। उसने कहा, ये सच है। PS दूसरा अपडेट। आखिरकार एक बाहरी व्यक्ति के तौर पर किंगफिंग एज में अपने बड़ों के मामलों पर खुलकर चर्चा करना वाकई अनुचित था, इसलिए सभी ने अपनी बातचीत रोक दी। उस समय सुबह का प्रशिक्षण पहले ही समाप्त हो चुका था और हर जगह तलवारें लिए सफ़ेद वस्त्र पहने युवतियां दिखाई दे रही थीं। सभी एक असाधारण उत्साहपूर्ण आभा से भरी हुई। वान वेनफेंग को अचानक समझ आ गया, फूफेंग अकादमी के उसके दोस्त इस किंगफेंग एज में आने के लिए इतने उत्सुक क्यों थे। अवचेतन रूप से उसने जू किनशून की ओर देखा तो उसने देखा कि युवती की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गई थीं। उसकी भूरी पुतलियां चमक रही थीं, जो युद्ध की इच्छा से भरी हुई प्रतीत हो रही थीं। मिस जू वास्तव में हमेशा की तरह शांत थी। युवक को कुछ अज्ञात कारणों से कुछ हद तक शक्तिहीनता का एहसास हुआ। कपड़ों के फड़फड़ाने की आवाज़ आए और एक आकृति आसमान से उतरी, सफ़ेद आकर्षक पोशाक पहने, बालों में ज़ैद हेपिन, चेहरे पर ठंडक। दाहिने हाथ में उसने एक म्यान में रखी तलवार पकड़ी थी। वह गोंगयू थी। उसने नज़रें उठाकर वान वेनफेंग और बाकियों की तरफ देखा और हल्के से सिर हिलाया। अच्छा, तुम सब अभी भी यहाँ हो। आओ मेरा पीछा करो। डॉट 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 डॉट। किंगफिंग एज में एक निषिद्ध क्षेत्र था। जियांगू अफवाहों में दावा किया गया था कि यहाँ पर सबसे उत्कृष्ट तलवारबाजी तकनीक और विभिन्न विरासतें मिल सकती हैं। फिर भी कई मार्शल कलाकारों ने इन दावों का मजाक उड़ाया और इन पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। लेकिन जियांगू के ताकतवर लोग जानते थे कि यह महज अफवाह नहीं बल्कि सच्चाई थी। यद्यपि इसे निषिद्ध क्षेत्र कहा गया था, परंतु वास्तव में यह एक अविश्वसनीय रूप से ऊंचा पर्वत था। इस पर्वत को असंख्य तलवारें कहा जाता था, फिर भी इस पर असंख्य तलवारें नहीं थीं, अधिकतम केवल 100 के आसपास, संभवतः इससे भी कम। शिखर पर एक लकड़ी की झोपड़ी बनी हुई थी जिसमें कोई नहीं रहता था। उसमें केवल एक तलवार रखी हुई थी। तलवार मेज पर पड़ी थी और एक दुखद तीखी चीख निकाल रही थी। तलवार का नाम था तीन मूर्ख। इसका प्रयोग 100 वर्ष पूर्व एक तलवार संत द्वारा किया गया था। डॉट 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 डॉट। जब वान वेनफेंग और अन्य लोग शिखर पर पहुंचे तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि इस पर्वत श्रृंखला के भीतर इतना ऊंचा पर्वत खड़ा है। इससे भी अधिक अविश्वसनीय बात यह थी कि इस क्षण से पहले उन्होंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया था। गोंगयू चारों को शिखर तक ले गया और जून का महीना होने के बावजूद पहाड़ पर काफी ठंड थी। 1000 झांग ऊंची इस चोटी से एक झरना जोरदार गर्जना के साथ नीचे गिर रहा था। गोंगयू ने मुड़कर देखा, गड़गड़ाहट के बीच उसकी आवाज अभी भी स्पष्ट थी। गुरु ने एक बार मुझसे कहा था कि उन्हें आशा है कि आप सभी निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर सकेंगे, और महान बुजुर्ग और संप्रदाय नेता ने भी अनुमति दे दी है। नवीनतम कहानियां पढ़ें। आप यहाँ 3 दिन तक रह सकते हैं। सभी के चेहरे के भाव बदल गए, लेकिन गोंगयू ने अपनी बात समझाना जारी रखा। ये पर्वत 3 प्रकार के अवसर रखता है। पहला प्रकार नीचे पहाड़ की तलहटी में है, जहाँ सूत्र मंडप और तलवार मंडप स्थित हैं। इसमें जियांगू की गुप्त और दुर्लभ साधना तकनीकें और शास्त्र हैं, जिन्हें आप इन 3 दिनों में स्वयं देख सकते हैं। दूसरा प्रकार मध्य में है। इस पर्वत के आधार से शिखर तक 131 मंडप हैं, जिनमें 131 आत्मिक तलवारें हैं। प्रत्येक के सामने एक स्तंभ है जिसकी अपनी रहस्यमय शिक्षाएं हैं। यदि आप एक भी तलवार की स्वीकृति प्राप्त कर सकें तो चौथे क्रम तक पहुंचना संभव है, और इस विशाल संसार में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आप नहीं जा सकते। उसकी आवाज़ रुक गई और वह आगे नहीं बोल सकी। बेली फैंग, जो ध्यान से सुन रहा था, ने सहजता से पूछा, तीसरे प्रकार सर्वोच्च अवसर के बारे में क्या? गोंगयू की आंखें हल्की सी झपकी, उसने अपना सिर हिलाया। इसके बारे में बात नहीं की जा सकती। उसकी आस्तीन के एक झटके से मानो तलवार क्यों उसकी आस्तीन के भीतर से फूट पड़ी। शिखर के ऊपर एक धूपबत्ती जलाई गई थी जो आकाश की ओर इशारा कर रही थी। तलवार क्यूई धूपबत्ती की नोक पर बह गई, जिससे तेजी से सफ़ेद धुएं के गुच्छे उठने लगे। प्रतिदिन निषिद्ध क्षेत्र से एक शिष्य यहाँ भोजन लेकर आएगा। जब ये धुआं बुझ जाएगा तो मैं तुम्हें लेने आऊँगा। जैसे ही उसकी आवाज़ धीमी हुई, गोंगयू ने एक कदम बढ़ाया और लहराते वस्त्रों के साथ वह एक अमर की तरह आकाश में उड़ गई, एक पल में गायब हो गई, जिससे 4 युवा पुरुष और महिलाएं इस निषिद्ध शिखर के ऊपर आत्मविश्वास से खड़े रह गए। गोंगयू की आकृति को दूर गायब होते देख जू किनशून ने मुड़कर देखा। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसने दूसरों से कहा, किंगफिंग एज के बाहर असंख्य तलवारों की चोटी है, तो ये पहाड़ों से परे पहाड़ होना चाहिए। अवसर दुर्लभ है, चलो 3 दिन बाद फिर मिलते हैं। बोलने के बाद उसने सलामी देने के लिए अपनी मुठ्ठियां भींच लीं, मुड़ी और चली गई। उसका व्यवहार काफी उत्साहित लग रहा था। उसके कदम भी तेज हो गए और अंततः उसने बस अपना किंगगोंग सक्रिय कर दिया। एक टूटते तारे की तरह सीधे पहाड़ी रास्ते पर नीचे की ओर बढ़ती हुई कुछ ही क्षणों में दृष्टि से ओझल हो गई। शेष तीनों ने एक दूसरे को देखा।
सन्नाटे में बेली फैंग ने अपना सिर खुजलाया और एक सहज मुस्कान के साथ कहा, किनशुंग सचमुच अधीर है। जहां तक मेरी बात है, मैं पहाड़ के नीचे तलवार मंडप की ओर जाऊंगा, ये देखने के लिए कि वहां कौन कौन सी साधना तकनीकें हैं। तोबा यू थोड़ा चौंका और अवचेतन रूप से बोला, क्या आप उन तलवार स्टेल्स की विरासत की जांच नहीं करना चाहते? आखिरकार स्पिरिट तलवार की विरासत प्राप्त करने से लगभग निश्चित रूप से एक व्यक्ति को चौथे रैंक का विशेषज्ञ बना दिया जाता है, यहां तक कि ग्रैंड मास्टर भी बनना संभव है। तोबा यू की जिज्ञासु निगाहों का सामना करते हुए बेली फैंग ने अपना सिर हिलाया और बस इतना कहा, क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं है। उनकी अभिव्यक्ति शांत थी, जो उनके सच्चे विचारों को स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित कर रही थी। तोबा यू ने अपना मुंह खोला लेकिन शब्द नहीं खोज सकी। जैसे ही विचारों में हलचल हुई, असभ्य लड़के के बारे में उसकी धारणा बदल गई और उसने चुपचाप आह भरी, मैं उसके जितना पवित्र नहीं हूं। तभी उसने देखा कि सैन्य परिवार का लड़का लापरवाही से अपने पीछे कच्चे मुंह ब्लेड को उठा रहा है, उसे सहजता से घुमा रहा है, जिससे तेज फुसफुसाहट की आवाज आ रही है, और एक व्यापक मुस्कुराहट के साथ उसने आत्मविश्वास से कहा, इसके अलावा तलवार का उपयोग करना ब्लेड के उपयोग जितना आरामदायक कैसे हो सकता है? मेरा मुंह ब्लेड, जिसका वजन 100 पाउंड से अधिक है, हर बार काटने पर बहुत बड़ा टुकड़ा काटता है। मैं, बेली फैंग, तलवारबाजी सीखने की अपेक्षा एक विशाल ब्लेड चलाना अधिक पसंद करूंगा। तोबा यू की अभिव्यक्ति शून्य हो गई, उसका हाथ उसके माथे पर था। उसके दिल में जो थोड़ी सी विशिष्टता अभी अभी उगनी शुरू हुई थी, वह मानो लड़के के हाथ में विशाल ब्लेड स्लाइस द्वारा कुचल दी गई थी, जिससे उसके पास असहायता और आत्मसंदेह के अलावा कुछ नहीं बचा। क्या वह सोचती थी कि इस बाहुबली सैन्य परिवार की भी आकांक्षाएं और सिद्धांत होंगे? युवा लड़की ने धीरे से आह भरी, क्या मूर्खता संक्रामक हो सकती है? वांग एनफेंग ने बेली फैंग को जानबूझकर दिखावा करते हुए असहाय होकर देखा, अपना सिर हिलाया, फिर तोबा यू की ओर मुड़कर पूछा, मिस तोबा, आप कहाँ जाने की योजना बना रही हैं? तोबा यू थोड़ा अचंभित हो गई, उसकी आंखों में आशा भरी लालसा की चमक चमक रही थी। अपने गृहनगर से ग्रेट किन में आने के बाद वह स्वाभाविक रूप से कौशल हासिल करना चाहती थी, एक आत्मा तलवार की विरासत की लालसा रखती थी, लेकिन उस घटना ने उसे खुद को जानने का सिद्धांत सिखाया। लालच के कारण उसका गृहनगर युद्ध से तबाह हो गया। अनगिनत मवेशी और भीड़ें दुश्मन हमलावरों द्वारा छीन ली गईं, उसका बड़ा भाई युद्ध में मारा गया, उसकी बड़ी बहन की शादी दूर कहीं कर दी गई, और लोग कष्टों में जी रहे थे। ये सब उसके पिता के अतृप्त लालच की वजह से था। उस रात की लपटें मानो 7 सालों से जल रही थीं, अब तक जल रही थीं, जिससे उसका रूप उग्र और हृदय का डरपोक सहज ही संतुष्ट हो जाने वाला हो गया था। हल्की सी सांस छोड़ते हुए उस युवा लड़की ने अपनी यादों को धुंधला होने दिया और एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ अपना सिर ऊपर उठाया, जैसे कि इससे कोई फर्क ही न पड़ता हो। उसने लापरवाही से कहा, मैं भी साधना ग्रंथों की जांच करने के लिए तलवार मंडप जाने की योजना बना रहा हूं। उसकी आवाज रुक गई, फिर उसने आगे कहा, आखिरकार भाईजू की प्रतिभा को देखते हुए वह केवल इस पहाड़ पर और नीचे के मंडपों में ही गए थे। मेरी प्रतिभा बहुत कम है, इस दुर्लभ अवसर को बर्बाद करने के बजाय बेहतर होगा कि मैं अपनी भूख कम ही रखूं। यदि मैं प्रतिष्ठित किंगफेंग एज से 1 या 2 पुस्तकें याद कर सकूं, तो यह व्यर्थ नहीं होगा। वांग एनफेंग ने थोड़ा सिर हिलाया, उसे कुछ भी गलत नहीं लगा। वह खुद इस यात्रा में उन आत्मा तलवारों की विरासतों की जांच करने की योजना नहीं बना रहा था, क्योंकि उसकी नज़र में मास्टर और मास्टर यंग द्वारा सिखाई गई मार्शल आर्ट इन विरासतों से ज़रूर बेहतर थी, खासकर जब सूत्र लॉफ्ट खुला हो जिसमें तरह तरह के अनसुने राज छिपे हों। इस प्रकार व्हाइट टाइगर हॉल और ज़ैड बीट के बारे में कुछ रिकॉर्ड अवश्य होंगे। ये सोचते हुए युवक ने एक विकल्प पर फैसला किया। हालांकि उसके विचार कुछ हद तक भ्रमित थे, क्योंकि उसने जू किनशुन की चमकदार भूरी आंखों, उसके सहज स्वभाव और तोबा यू के मूल्यांकन के बारे में सोचा था। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन अंदर ही अंदर जवाब दिया, वह आत्मा तलवार के सार को समझने में असफल होने के बारे में चिंतित नहीं है। निचले स्तरों से शुरू करना शायद इसलिए था क्योंकि उसे डर था कि ऊपर उन दुर्जय तलवार स्तंभों को देखने के बाद वह निचले स्तरों को देखने के मूड में नहीं होगी। अचानक उसे लीबो की बात याद आई, खाना खाते समय कम स्वादिष्ट व्यंजनों से शुरुआत करो और धीरे धीरे आगे बढ़ो, वरना अपने पसंदीदा व्यंजन से शुरुआत करने से तुम्हारी स्वाद कलिकाएं दब जाएंगी और दूसरे व्यंजनों का स्वाद लेना मुश्किल हो जाएगा। एक तरह से मिज़ू भी एक पेटू है। युवक के हृदय में उदासी छा गई। पहाड़ पर पहले मंडप के नीचे कहीं जू किनशुन सफ़ेद कपड़े पहने, अपने हाथों को पीठ के पीछे बांधे, हल्के और प्रसन्नतापूर्वक चल रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं। पुनश्च पहला अद्यतन प्रस्तुत। वांग एनफेंग बेली फैंग के साथ पहाड़ की तलहटी तक चलते रहे, जहां अंततः उनके रास्ते अलग हो गए। बेली फैंग कुछ नाखुश लग रहे थे और तोबा यू के साथ तलवार मंडप में गए ताकि किंगफिंग धार साधना तकनीक और तलवारबाजी सीख सकें। वांग एनफेंग ने उन्हें जाते हुए देखा और खुद बाईं ओर स्थित सूत्रा मचान की ओर चल पड़े।
किंगफिंग एज 300 सालों से स्थापित था और उसकी तलवारबाजी दुनिया पर राज करती थी। उसे निश्चित रूप से जियांगू के कई राज पता थे। वांग इनफेंग ने ये सोचते हुए धीरे से दरवाज़ा खटखटाया तो पाया कि सूत्रा लॉफ्ट का दरवाज़ा आधा खुला था। उसके छूने से चरमराहट के साथ खुल गया और अंदर का नज़ारा दिखाई देने लगा। सूत्रा लॉफ्ट विंड कैरेक्टर टावर जितना भव्य नहीं था, बस कुछ ही मंजिलें थीं। अंदर एक कांसे का धूपदान था जिससे नीले धुएं की लपटें निकल रही थीं, जो शांत वातावरण में चार चांद लगा रही थीं। युवक ने ऊपर देखा, लेकिन उसे किंगफेंग एज का कोई शिष्य नजर नहीं आया। ये सोचकर कि वह एक मेहमान है और सूत्रा लॉफ्ट में प्रवेश करने से पहले उसे अपनी उपस्थिति की घोषणा कर देनी चाहिए, अशिष्टता से बचने और चोरी जैसी किसी भी संभावित समस्या से बचने के लिए वह बाहर खड़ा हो गया, मुट्ठियां भींच लीं और ऊंची आवाज में बोला, माफ करें, मैं फूफेंग अकादमी से वांग इनफेंग बोल रहा हूं, कुछ किताबें उधार लेने आया हूं। अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, जिससे ऐसा लग रहा था कि वह स्थान सुनसान है। वांग इनफेंग काफी हैरान था। हालांकि उन्होंने उधार लेने की अनुमति दी थी, लेकिन आसपास कोई न होना थोड़ा लापरवाह लग रहा था, है न? उसी समय अंदर से कदमों की आहट सुनाई दी और ऊपर देखते ही युवक के चेहरे का भाव थोड़ा बदल गया। उसने किताबों की अलमारियों के पीछे से एक महिला को अपनी पीठ पर तलवार लिए बाहर आते देखा, जो देखने में 20 वर्ष की लग रही थी। उसके साथ एक 7 या 8 साल की लड़की थी, जो बहुत ही प्यारी थी। उसके कंधे पर एक बर्फ सफ़ेद सा छोटा सा प्राणी बैठा था, जिसकी गोल आंखें बेतहाशा घूम रही थीं, जो कि बहुत ही मनमोहक था। महिला बाहर आए, आलस से जम्हाई ली और अपना माथा रगड़ते हुए बोली, मैं अंततः अच्छी नींद लेने में कामयाब रही, लेकिन फिर तुम्हें मेरे शांतिपूर्ण सपने में खलल डालना पड़ा। बताओ, तुम इसकी भरपाई कैसे करोगे? उसने अपनी बात खत्म की और वांग इनफेंग को घूर कर देखा। युवक ने इधर उधर देखा और कहा, यह सूत्रा लॉफ्ट है ना? महिला ने अपनी आंखें घुमाईं और आत्मधार्मिकता से कहा, यह सूत्रा लॉफ्ट है, इसमें क्या है? क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कोई ऐसी जगह है जो नींद के लिए अधिक अनुकूल हो, या कोई ऐसी खुशबू है जो किताबों की सुगंध से अधिक स्वप्न प्रेरक हो? युवक ने थोड़ा सा मुंह बनाया। वह लोगों के साथ सौम्य व्यवहार करते थे, लेकिन वह पारंपरिक अर्थों में शून्य क्रोध वाले पुराने समय के व्यक्ति नहीं थे। ये सुनकर उसने महिला की ओर देखा और गंभीरता से उत्तर दिया, मैं करता हूँ। रोजमेरी। जियांगू में नॉकआउट ड्रग्स के लिए रोजमेरी एक खूबसूरत उपनाम था। पर्याप्त मात्रा में लेने पर 9वीं कक्षा का मार्शल आर्टिस्ट भी मरे हुए सूअर की तरह सो सकता था। क्या किताबों की खुशबू की तुलना में इससे नींद आने की संभावना अधिक नहीं थी? औरत एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसकी भौहें ऊपर उठ गईं। कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी 7-8 साल की एक बच्ची उनके बीच आ गई। उसने पहले औरत की तरफ देखा और कहा, बहन, अगर तुम ऐसा ही करती रहोगी तो मुझे मास्टर जी को बताना पड़ेगा। ये सुनते ही महिला का पारा चढ़ गया। उसने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया और कुछ बुदबुदाई। छोटी बच्ची ने उसे बच्चों की तरह दिलासा देते हुए महिला का हाथ थपथपाया और फिर वांग इनफेंग की ओर मुड़ी। उसकी अभिव्यक्ति उसकी उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्व थी और उसने थोड़ा झुककर तीखे स्वर में कहा, किंगफेंग एज के लिन कियाओफू युवा नायक को बधाई देते हैं। हमारे संप्रदाय के अंकल गोंग यू ने फ्लाइंग ईगल के माध्यम से आपकी यात्रा के बारे में पहले ही संदेश भेज दिया है। कृपया किसी भी अशिष्टता के लिए क्षमा करें। कृपया अंदर आएं। वांग इनफेंग ने धनुष वापस किया और कहा, माफ करें। अंदर आते ही उसे एहसास हुआ कि उसने इस 7-8 साल की बच्ची के साथ ऐसा व्यवहार किया था मानो वह कोई हमउम्र हो, जिससे उसे मन ही मन हंसी आ गई। उसने फिर से उस आलसी औरत की तरफ देखा और समझ गया कि वह छोटी बच्ची इतनी समझदार क्यों है। उसे थोड़ा सा ग्रेट लियांग गांव की लीबाई की याद आ गई और उसे उसके प्रति सहानुभूति का एहसास हुआ। किंगफेंग एज की पुस्तकों को गुप्त, विविध और यात्रा में वर्गीकृत किया गया था। गुप्त में जियांगू के एकांत मामले दर्ज थे, गुप्त में जियांगू के अज्ञात रहस्य थे, विविध में विविध विषय थे और यात्रा को 2 भागों में विभाजित किया गया था। एक में जियांगू के लोगों की यात्राएं शामिल थीं और दूसरे में किंगफेंग एज के साथ संबद्ध तलवारबाजों द्वारा सुनाई गई अनूठी कहानियां थीं, जो अत्यंत दुर्लभ और मूल्यवान थीं। वांग इनफेंग ने छिपी हुई वाली जगह को छोड़ दिया और सीधे उस शेल्फ पर पहुंच गया जहां जियांगू के राज छिपे थे। उसने शेल्फ के सबसे बाईं ओर से एक किताब निकाली और पढ़ना शुरू कर दिया। इस विशेष पुस्तक में 100 वर्ष से भी अधिक पुरानी जियांगू की लड़ाइयों का वर्णन है। उस समय राज्य अभी भी अस्थिर था, विभिन्न सामंतों के बीच लगातार युद्ध चल रहा था। महान किन उनमें से एक था। स्टार पैलेस नामक एक गुट ने इस स्थिति का फायदा उठाया, जिससे वैश्विक परिदृश्य और भी जटिल हो गया। उस युग के शीर्ष 10 स्वामियों में से 7 इसी स्टार पैलेस से थे। अंततः राज्य के एकांत स्वामियों ने महान किन की लौह घुड़सवार सेना के साथ मिलकर स्टार पैलेस को बमुश्किल कुचलने में सफलता प्राप्त की। स्टार पैलेस के 365 मार्शल कलाकारों ने पूरे जियांगू के साथ भीषण युद्ध किया। हालांकि इसका जिक्र संक्षेप में ही किया गया था, लेकिन उन लड़ाइयों की क्रूरता और आकर्षण साफ दिखाई दे रहा था।
तभी वांग इनफेंग को अचानक हत्या करने का एक हल्का लेकिन उन्मत्त इरादा महसूस हुआ। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने घूमकर देखा तो 7-8 साल की बच्ची जमीन पर एक तरफ बैठी थी। उसकी आंखें हल्की सी बंद थीं और वह नींद में लग रही थी। जबकि शुरू में शांत दिखने वाला वह जीव अब अपने दांत दिखा रहा था, जिससे उसके नुकीले दांत दिखाई दे रहे थे। वह बच्ची की गोरी गर्दन को ऐसे घूर रहा था मानो उसे मारने का लालच हो। बिना कुछ सोचे समझे वांग इनफेंग ने अपनी कलाई हिलाई और उसकी लकड़ी की तलवार बाहर निकल आई। तलवार की धार अपने निशाने पर पहुंचने से पहले ही तलवार क्यूई का एक जोरदार प्रहार उस जीव के माथे पर लगा, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। मानो जानबूझकर उसने एक करुण चीख मारी। वांग इनफेंग एक पल के लिए रुका, फिर अपनी कलाई को एक और झटके से अपनी लकड़ी की तलवार म्यान में डाल ली।